हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज आ रहा हूं मैं आपके लिए एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 9 से चैप्टर नंबर 4। देखिए यहाँ पर आज हम देखेंगे संस्थाओं का कामकाज, यानी हमारे देश को चलाने के लिए विभिन्न संस्थाएं बनी हुई हैं, तो वो किस तरह से कार्य करती हैं, तो उस बारे में यहाँ पर इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर और क्या क्या नोट डाउन करना है। देखिए अब आपके सामने एक यहाँ पर लाइन लिखी हुई है कि प्रमुख नीतिगत फैसले कैसे किए जाते हैं, यानी यहाँ पर एक सरकारी आदेश दिखाया गया है, वो दिखा देता हूँ मैं। ये सरकारी आदेश है, यानी यहाँ पर लिखा हुआ है 27% ऑफ वैकेंसीज इन सिविल पोस्ट एंड सर्विसेज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी रिजर्व फॉर SEBC, यानी कि यहाँ पर 27% सीटें जो हैं यहाँ पर सोशली एंड एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लास हैं इनके लिए रिजर्व की गई हैं। तो यहाँ पर नीचे ऐसे करके यहाँ पर साइन हो रहे हैं। तो ये आदेश आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये आदेश है, ये आदेश जो था वो 13 अगस्त 1990 को भारत सरकार के आदेश ने एक आदेश जारी किया था और इसे कार्यालय ज्ञापन कहा गया बाद में। यानी कार्यालय ज्ञापन का मतलब होता है कि कोई सक्षम अधिकारी है, यानी जो भी कार्यालय से बिलोंग करने वाला अधिकारी है वो सरकार की नीति आदेश को लिखित रूप में जारी करता है, तो उसे कार्यालय ज्ञापन बोलते हैं। तो यहाँ पर एक संख्या थी, कार्यालय ज्ञापन पर एक संख्या लिखी हुई है, ये वाली संख्या पड़ी हुई है यहाँ पर। और ये जारी किसके द्वारा किया गया था? ये कार्मिक जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय के द्वारा ये जारी किया गया था। इसके सचिव के द्वारा, इसके सचिव के दस्तखत थे, इसके द्वारा जारी किया गया था। अब देखिए यहाँ पर देखने में तो ये पन्ना जो था एक पन्ना ही था मात्र, लेकिन इस एक पन्ने ने कहीं ना कहीं भारतीय लोकतंत्र की उस समय जो नींवें थी वो हिला के रख दी थी। यानी पूरे देश में कहीं ना कहीं इस पर एक लंबा विवाद चला, एक लंबा आंदोलन जैसा चला। इस पर काफी जगह रैलियां वगैरह हुई, कुछ लोगों ने इसके समर्थन में रैली की और कुछ लोगों ने इसको विरोध के रूप में इसमें रैली की। तो यानी कहने का मतलब ये है कि भाई ये एक जो फैसला था, एक जो केवल ये एक जो फैसला था, क्या किसी एक व्यक्ति ने लिया था? यानी 27% जो रिजर्वेशन वाला फैसला है, क्या किसी एक व्यक्ति के द्वारा किया गया था या पूरे संस्था के द्वारा किया गया था, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो भारत सरकार ने सरकारी पदों पर एक ये वाला लिया था अपना फैसला। भारत सरकार ने सरकारी पदों पर सेवा में 27% रिक्तियां सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों के लिए आरक्षित होंगी, ऐसा आदेश था इसमें, ठीक है। यानी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास हैं तो उनके लिए रिजर्व होंगी, ठीक है। यानी इससे पहले क्या था आप जानते होंगे, रिजर्वेशन जो था वो SC/ST वालों को मिल रहा था, लेकिन सरकार ये चाहती थी कि भाई समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आज भी समाज जो सिविल सर्विसेज वगैरह हैं या गवर्नमेंट की सर्विसेज वगैरह हैं वहां तक पहुंचने में सक्षम नहीं थे। यानी कहीं ना कहीं वो जो है पिछड़े श्रेणी में रह गए थे, यानी चाहे वो सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए हों या फिर शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए हों, तो उन्हें 27% आरक्षण दे दिया गया। यानी कि अब उनके लिए 27% जो सीटें हैं उन पर कोई और फाइट नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ जो कैंडिडेट इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो अपना जाति प्रमाण पत्र दिखाते हैं, उन्हें इस दायरे में जो है जॉब दी जाएगी। यानी इस 27% वाले दायरे में उन्हें जॉब दी जाएगी। तो यहाँ पर ऐसे करके ये तैयार हुआ सरकार का खाका। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि भाई ये जो फैसला था वो किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिया था। निर्णय करने वाले व्यक्ति कौन थे? यहाँ पर कोई एक व्यक्ति नहीं था निर्णय करने वाला। यहाँ पर निर्णय कैसे हुआ वो पूरी प्रक्रिया यहाँ पर बताई गई है। अब देखिए यहाँ पर कुछ लिख लेना है इसमें, जैसे 1-2 पॉइंट है वो लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे पहला पॉइंट लिख लेना है इसमें कि 13 अगस्त सन 1990 के दिन भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया, इसे कार्यालय में ज्ञापन कहा गया, ठीक है। इसमें इसे जो है कार्मिक, इसमें लिख लेना सब पॉइंट, इसे किसने जारी किया? कार्मिक जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के एक संयुक्त सचिव ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। इसमें पहले के सब पॉइंट पर लिख लेना। और यहाँ पे दूसरी बात यह है कि इसमें लिख लेना कि इसमें भारत सरकार के, इसी में सब पॉइंट अगला सब पॉइंट के सरकारी पदों और सेवाओं में 27% रिक्तियां सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों यानी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए आरक्षित होंगी। ये इस प्रकार का ये मतलब यहाँ पर ये सर्कुलर था ये वाला, ठीक है। तो आपने ये नोट कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर बात वही आई है, कोई निर्णय करने वाले लोग कौन हैं? यानी वास्तव में कोई एक व्यक्ति ने निर्णय नहीं किया होगा। यानी जो आपका कार्मिक मंत्रालय का सचिव है वहां तो उसने निर्णय नहीं लिया होगा, या फिर कार्मिक मंत्रालय के जो मंत्री हैं उनने निर्णय नहीं लिया होगा, उससे ऊपर वाले लोग उन्होंने निर्णय नहीं लिया होगा। देखना पड़ता है भाई कौन निर्णय कर रहा है। यानी यहाँ पर वही बात है, अकेले एक व्यक्ति ने ये फैसला नहीं किया होगा, केवल उसके हस्ताक्षर होने से ही दस्तावेज पर ये नहीं हो जाता कि भाई उस अधिकारी ने फैसला लिया हो। यानी कि वह अपने मंत्री के द्वारा दिए निर्देशों का पालन कर रहा था। और कार्मिक प्रशिक्षण विभाग के मंत्री ने भी यह खुद निर्णय नहीं लिया होगा, इसमें भी कुछ बड़े लेवल के देश के कुछ बड़े अधिकारी नेता शामिल रहे होंगे। तो यहाँ पर एक नजर डाली गई है कि देश में निर्णय कैसे लिए जाते हैं।
निर्णय करने वाले देश में कौन कौन है। तो निर्णय करने वाली आपने हिंट डाल ली है, इसमें सबसे बड़ी निर्णय करने वाला जो अधिकारी है हमारे देश में वो राष्ट्रपति होता है, यानी राष्ट्रपति राष्ट्र का अध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी यही होता है। इसके अलावा हमारे यहाँ दूसरे नंबर पर कौन आता है, प्रधानमंत्री। यानी प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और सरकार की अधिकांश, ठीक है, यानी सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल वही करता है। सेकंड बात ये निकल के आई। तीसरी बात यहाँ पे बताई गई है भाई इसमें कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर क्या होता है, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है। इसके अलावा चौथे नंबर पे कौन होता है, चौथे नंबर बताया गया संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अब देखिए ये जो चीजें हैं ये चीजें निर्णय लेने वाली चीजें हैं, यानी कि ये जो 4 अंग बताए गए हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इसके अलावा प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल और फिर नीचे सदन, ये 4 जो अंग बताए गए हैं, 4 जो पॉइंट बताए गए हैं, 4 पॉइंटों में वो उन व्यक्तियों का जिक्र किया गया है जो कि नीति निर्माता हैं, कोई निर्णय लेने वाले हैं, डिसीजन करता है, तो उनका यहाँ पे जिक्र किया गया है। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं कि भाई ये कैसे स्टार्ट हुआ, ये प्रक्रम जो आप देख पा रहे हो 27% आरक्षण वाला, ये कैसे लागू हुआ। अब देखिए सबसे पहले क्या था कि भारत सरकार ने सन 1979 में पिछड़ी जाति आयोग गठित किया था, यानी कि पिछड़ी जाति का आयोग बीबी मंडल की अध्यक्षता में गठित किया था, इसके लिए इसे मंडल आयोग के नाम से भी जाना गया, मंडल आयोग भी इसे कहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या था कि इसमें जो है इस आयोग को सामाजिक रूप से शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की पहचान करनी थी और उनको पिछड़ापन दूर करने के लिए यहाँ पे कुछ उपाय भी सुझाने थे। तो ऐसे करके आयोग ने अपनी जो सिफारिशें थी वो 1980 में अपनी सिफारिशें गवर्नमेंट को सौंपी और उस समय क्या था भाई, गवर्नमेंट पूरी तरह सत्ता में नहीं थी तो गवर्नमेंट वो सिफारिशें लागू नहीं कर पाई। अगली बार क्या था कि गवर्नमेंट सत्ता में आने वाली थी तो उसने वादा किया कि भाई हमें जो मंडल आयोग की सिफारिशें थी हम उसे लागू करेंगे और ऐसे करके सरकार सत्ता में आ गई। और सत्ता में आते जब बहुमत से सरकार आई तो सरकार ने वो अध्यादेश पास करवाकर क्या किया, 27% आरक्षण दे दिया, एससी बीसी को 27% आरक्षण प्रदान कर दिया। लेकिन यहां पर वही बातें यहां पर सब दोहराई गई हैं, यानी 1989 में लोकसभा का चुनाव हुआ, जनता दल चुनकर आया, ठीक है, और बाद में क्या हुआ कि मंडल आयोग की सिफारिशें ये लागू करेगा, इसने ऐसे ही कहा, तो ऐसे करके ये बाद में सिफारिशें लागू कर दी गई। तो ये चीजें यहां पर इसमें लिखी गई हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ऐसे करके जो बीपी सिंह थे, बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने थे, तो बीपी सिंह ने दोनों सदनों में इसके बारे में सूचित किया और एंड में ये फैसला फिर जारी कर दिया गया। यानी तमाम पत्रिकाओं में इसका जबरदस्त तरीके से विरोध भी हुआ, यानी कुछ लोगों ने इसके समर्थन में यानी काफी दिनों तक जवाबी प्रदर्शन चले। कुछ लोगों का मानना यह था कि भाई भारत में विभिन्न जातियों के बीच असमानता के कारण ही नौकरियों में आरक्षण जरूरी है, यानी कुछ लोग ये मानते थे आरक्षण होना चाहिए, यानी कुछ सपोर्टर थे आरक्षण के कि भाई एससी बीसी वाले कैटेगरी में जो बिलोंग करते कैंडिडेट है उनके लिए आरक्षण होना चाहिए। कुछ लोग ये कहते थे भाई आरक्षण आने से जो जनरल कैटेगरी वाले लोग हैं इनकी सीटें कम हो जाएंगी, इनके लिए अवसर कम हो जाएंगे। तो ऐसे करके कहीं ना कहीं कुछ तबका ये कह रहा था कि भाई आरक्षण नहीं होना चाहिए, यानी आरक्षण होने से ये होगा समाज में असमानता व्याप्त होगी। तो सबके अपने अपने मत थे, सब कोई इसके लिए यानी कि जब प्रदर्शन कर रहा था, कोई जवाबी प्रदर्शन कर रहा था, तो सब अपने अपने उसमें लगे हुए थे। आगे चल के क्या होता है यहाँ पर वो कहानी बताई गई है, ठीक है। यानी यहाँ पर वही चीजें थी, भाई कोई कह रहा था भाई इससे जातिवाद पनपेगा, ये सब चीजें करने से 27% आरक्षण देने से और जातिवाद पनपेगा। तो ऐसे करते करते क्या था कि भाई लंबा विरोध चला, काफी सारे लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी गए। तो एंड में आते आते क्या हुआ, मैं कहानी पहले बता देता हूँ। एंड में आते आते ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में ढेर सारी याचिकाएं पहुंच गई, सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे मुकदमे हो गए। तो भारत के सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि सभी मुकदमों को एक मुकदमा, जो कि इंदिरा साहनी एक वकील हैं और इन बनाम भारत सरकार मामले में, इन्हें सबको टैग कर दिया। टैग करने का मतलब जोड़ दिया, यानी कि मान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कि मान लीजिए कोई एक ही मुद्दा है और एक ही मुद्दे पर सभी की याचिकाएं आ रही हैं। मान लेते हैं कोई, जैसे मान सकते हैं कि SC ST पर अत्याचार से संबंधित मुद्दा है, यानी शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब से पर अत्याचार से संबंधित मुद्दा है। अब इससे संबंधित 50 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त हुई। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, किसी इनमें से कोई एक याचिका निकालकर बाद बाकी 49 याचिका इसके पीछे लगा देगा, यानी कि एक साथ टैग कर देगा, एक साथ इन्हें जोड़ देगा ताकि समय खराब ना हो कि मान लो पहले एक की सुने दूसरे की सुने, क्योंकि सबके समान वही मुद्दे हैं, सबके समान वही टारगेट है। तो यहाँ पर उसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सबको एक साथ जोड़ दिया, जितने मुकदमे आए सबको जोड़ दिया। और ये एंड में एक व्यक्ति यहाँ पर जो थी इन्होंने दायर किया था, इंदिरा साहनी, इनके नाम से बना दिया गया। एंड में क्या था, सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ
11 सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी, यानी कुछ फेवर वाले व्यक्ति थे, कुछ अपोजिशन वाले व्यक्ति थे। ऐसे करके फिर 1992 में यहाँ पर 11 जो वरिष्ठ वकीलों की पैनल बैठा था, इसने डिसीजन लिया, इसने ये लिया कि भारत सरकार का ये आदेश अवैध नहीं है, यानी कि गलत नहीं है। ऐसा नहीं है कि लोगों के हितों को खत्म कर रहा हो, बिल्कुल सही है, लेकिन जरूरी ये यहाँ पर ये है कि भाई इसमें कुछ संशोधन किया जाए। मान लीजिए कोई कुछ कास्टें ऐसी हैं जो कि पिछड़ा वर्ग में सरकार ने इसमें एनलिस्ट कर दी हैं, चिन्हित कर दी हैं, लेकिन वास्तव में पिछड़े वर्ग में नहीं है। वो कास्टें जो जनरल कैटेगरी का जो है जनरल कैटेगरी की मानक पूरी कर रही हैं, तो उन्हें जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाए। तो ऐसे करके यहाँ पर ये एंड में यानी ये आदेश यानी सुप्रीम कोर्ट ने इसे बहाल कर दिया, यानी कि इसे सुप्रीम कोर्ट में इसमें हस्तक्षेप नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट ने यथावत रहते हुए इसमें वही सुझाव दिया कि सरकार जो कास्टेस हैं जहाँ में इसमें ओबीसी में रखी गई हैं और मान लेते हैं वो जनरल कैटेगरी के यहाँ पर जो फिल कर रही हैं, जनरल कैटेगरी की सारी उनमें अर्हता आ रही हैं, तो उन्हें यहाँ से निकाल के जनरल में पहुँचा दिया जाए और केवल यहाँ पर ओबीसी में वही लोग रखे जाएं जो सोशली और यानी कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हों। तो ऐसे करके बाद में आदेश ये इस पर अमल कर लिया गया और विवाद समाप्त हो गया। तो यहाँ पर आपने एक चीज देखी कि भाई कोई नीति लेने वाला था यहाँ पे, मतलब आपने तीन कारक यहाँ पर देखे कि एक तो एक ने डिसीजन लिया, डिसीजन ठीक है, दूसरे ने उसे लागू किया, लागू करने वाला आपने देख लिया, एक तो ने डिसीजन लिया, दूसरे ने लागू किया, और विवाद होने पर तीसरी स्थिति में लोग किसके पास गए, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास गए, यानी न्यायालय के पास गए। तो पूरा चैप्टर इन तीन संस्थाओं के ऊपर है, यानी पूरा चैप्टर जो है इन तीन संस्थाओं का विस्तार से अध्ययन करवाएगा कि भाई ये तीनों संस्थाएं वास्तव में हैं कौन, यानी डिसीजन लेने वाले लोग कौन है, लागू करवाने वाले लोग कौन है, और कोई विवाद होने पर उसे निपटाने वाले लोग कौन है, और किस तरह से अपने कार्यों का जो है दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। तो उस बारे में इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर पहले मंडल आयोग वाला जो है ये, ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट इसमें नोट कर लेना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर हेडिंग आप इसमें डाल देना, सब हेडिंग मंडल आयोग करके, ठीक है, मंडल आयोग करके। तो इसमें लिख लेना कि भारत सरकार ने 1979 में दूसरा पिछड़ी जाति आयोग गठित किया और इसकी अध्यक्षता बीपी मंडल ने की थी, ठीक है। और इसी में सब पॉइंट, इसे क्या करना था, भारत में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए मापदंड तय करने थे, ठीक है, और पिछड़ेपन के उपाय दूर करने के उन्हें उपाय बताने थे, ठीक है। इसी में सेकंड सब पॉइंट आप यहां पे नोट करेंगे। इसमें पहले का इसने क्या किया, इसने अपनी सिफारिशें 1980 में दी और इसकी एक सिफारिश थी कि सरकारी नौकरियों में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण दिया जाए या देना, ठीक है, ये इनकी एक सिफारिश थी इसमें से, ठीक है। अब बात करते हैं आगे क्या था। 1980 के बाद सरकार गिरी जाती है, सरकार नहीं रहती है, जिस सरकार ने इन्हें गठित किया था, इस आयोग को बनाया था, वो सरकार सत्ता में नहीं रहती है, तो पेंडिंग में पड़ा रहता है। इसका जो सिफारिशें थी वो पेंडिंग पड़ी रहती है और पुनः वो सरकार 1989 में चुनकर जब आती है, जनता पार्टी की सरकार जब चुनकर आती है, तो उसका वादा ही यही था चुनाव से पहले कि हम ये 27% आरक्षण लागू करवाएंगे ओबीसी के लिए। तो इस वजह से सत्ता में वो आ जाती है। तो यहाँ पर सेकेंड पॉइंट आप नोट कर लेना कि फिर 1989 के लोकसभा चुनाव में, ठीक है, जनता दल ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया कि सत्ता में आने पर वह मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करेगा, ठीक है। और चुनाव के बाद यहाँ पर जनता दल ने, यानी कि यहाँ पे चुनाव के बाद जनता दल ने की सरकार बनी और इसके नेता बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या क्या घटनाएं हुई वो बताया गया है, वो बताया गया घटना किस प्रकार से हुई। घटना यहाँ पर ये हुई कि भाई सबसे पहले संसद में राष्ट्रपति के भाषण के जरिए मंडल रिपोर्ट लागू करने की मंशा व्यक्त की गई कि भाई संसद में जो मंडल कमीशन है या फिर इसकी जो अनुशंसाएं इसको हम लागू करेंगे। 6 अगस्त 1990 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस पर एक फॉर्मल निर्णय लिया गया। बीपी सिंह के एक बयान के जरिए इस निर्णय के बारे में संसद को दोनों सदनों को सूचित किया गया कि भाई बीपी सिंह ने ये बयान लिया है, ठीक है, बीपी सिंह ने ये डिसीजन लिया है। आगे बढ़ते हैं, कैबिनेट के फैसले को कार्मिक प्रशिक्षण विभाग ने भेज दिया और कार्मिक विभाग ने इस पर अपनी स्वीकृति दे दी। तो ऐसे करके ये घटनाक्रम पूरा घटित हुआ। तो थर्ड पॉइंट में आप लिख लेना, इसके बाद कई घटनाएं हुई, ठीक है। पहली घटना में यहाँ पर सब पॉइंट लिख लेना कि संसद में राष्ट्रपति के भाषण के जरिए मंडल रिपोर्ट लागू करने की इन्होंने मंशा की घोषणा की। दूसरी बात यहाँ पर सब पॉइंट लिख लेना थर्ड का कि 6 अगस्त 1990 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया। तीसरा सब पॉइंट यहाँ लिख लेना कि बीपी सिंह ने एक बयान जारी कर संसद के दोनों सदनों को इसके बारे में सूचित किया। तीसरे पॉइंट लिख लेना, ठीक है। चौथा पॉइंट यहाँ लिख लेना और बाद में जो कैबिनेट का फैसला था यहाँ पर उसे किसके पास भेज दिया गया, यहाँ पे कामक लिखा है, कार्मिक होना चाहिए, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को ये भेज दिया गया, कार्मिक कर लेना इसे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इसमें थर्ड का पॉइंट लिख लिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर लिख लेना कि सरकारी निर्णय पर यहाँ पर लिख लेना अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट, यानी अब आपके 3 सब पॉइंट हो गए। चौथे पॉइंट में ही लिख लेना, ठीक है, कि कुछ लोगों और संस्थाओं ने, यहाँ पर चौथे पॉइंट में कुछ लोगों और संस्थाओं ने
इसके ऊपर कई अदालतों में मुकदमे दायर किए। चौथा पॉइंट लिख लेना, ठीक है। इसी में सब पॉइंट करके लिख लेना कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इन सभी मुकदमों को एक साथ जोड़ दिया और इस मुकदमे को इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम सरकार का मामला कहा जाता है। ये पूछा जाता है इंदिरा साहनी वर्सेस अन्य वाला मुकदमा किसके लिए था? ये मंडल कमीशन वाले के लिए था और ये बहुत चर्चित मुकदमा है ये, ठीक है। तो ये यहाँ पर चौथे का सब पॉइंट लिख लेना। तो यहाँ पर इसी में चौथे का सेकंड सब पॉइंट में आप लिख लेना कि सर्वोच्च न्यायालय के 11 वरिष्ठ न्यायाधीशों की दोनों पक्षों की दलील ने सुनी। इसके बाद उन्होंने 1952 में बहुमत से फैसला किया कि भारत सरकार का यह आदेश अवैध नहीं है। बस इतना लिख लेना। तो ये आपका था मंडल आयोग। अब देखिए मंडल आयोग के बारे में आपको वैसे अलग से पढ़ना पड़ता और इस किताब में मंडल आयोग का जिक्र आ गया है तो मैंने यहीं पे लिखवा दिया, क्योंकि मंडल आयोग से अक्सर 1 या 2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं एग्जामों में, इसलिए मैंने यहाँ पर इसे लिखवा दिया गया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं राजनीतिक संस्थाएं जो है, यानी ये तो आपने डिसीजन देख लिया, ये तो एक छोटा सा डिसीजन था, एक छोटा सा, हम अपने तरह से छोटा मान सकते हैं या बड़ा मान सकते हैं, डिसीजन था। डिसीजन ये लिया गया और इसे बाद में लागू करवा दिया गया। अब यहाँ पर देखते हैं ये संस्थाएं जो हैं डिसीजन किस प्रकार से ले रही हैं, किस प्रकार से ये संस्थाएं वर्क कर रही हैं, राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। तो देखिए आप सभी को मालूम है किसी देश को चलाने के लिए, किसी देश के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए वहां पर सरकार क्या करती है, वहां पर सरकार टैक्स वसूल करती है और टैक्स के जरिए सेना, पुलिस और विकास कार्यक्रमों पर वो पूरा खर्च करती है। वह कुछ योजनाएं बनाती है और उन योजनाओं, उन गतिविधियों को चलाने के लिए फैसला कुछ व्यक्तियों को इन पर फैसला करना होता है, यानी सरकार योजनाएं तैयार करती है और उन योजनाओं को लागू करवाने के लिए कुछ और भी लोग होते हैं जो उसे लागू करवाते हैं। तो यानी कि ये जो काम है सभी लोकतंत्रों में संचालित होते हैं। तो इन कामों को संचालित करवाने के लिए, इन कामों को संपादित करवाने के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं की गई हैं। तो इन व्यवस्थाओं को यहाँ पर संस्थाओं का नाम दिया गया है, यानी कि हमारे यहाँ जो पूरे देश को चलाने के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं की गई हैं, विभिन्न प्लानिंग है, उन्हें एग्जीक्यूट किया जाता है, तो उनको चलाने के लिए तमाम संस्थाएं बनाई गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट यहाँ पे आप लिख लेना, शॉर्ट करवा के लिखवा रहा हूँ कि सभी आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में, ठीक है, नागरिकों की सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं की गई हैं, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सभी आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में, ठीक है, नागरिकों की सुरक्षा, सबको शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं की गई हैं और इस तरह की व्यवस्थाओं को संस्थाएं कहते हैं। ये इसमें एक पॉइंट में, एक लाइन में आप लिख लेना, ठीक है। अब यहां पर वही बात बताई गई, लोकतंत्र तभी ठीक तरीके से काम करेगा जब ये संस्थाएं पूरी तरह से अपना कामकाज करेंगी। ये हकीकत बात है, यानी जो संस्थाएं हैं अगर वाकई में वो अपना कामकाज ठीक प्रकार से नहीं कर पाएंगी तो वास्तव में देश सही से चल ही नहीं पाएगा, यानी लोकतंत्र सही से स्थापित हो ही नहीं पाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारे यहाँ कुछ संस्थाओं का जिक्र किया गया है कि कौन कौन सी हमारे यहाँ संस्थाएं हैं। देखिए यहाँ पर पहली संस्था तो बताई गई है, प्रधानमंत्री और कैबिनेट ऐसी संस्थाएं हैं जो सभी महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो इनके द्वारा फैसले लिए जाते हैं उनको लागू करने की जिम्मेदारी क्या होती है, नौकरशाहों की होती है, यानी जो सिविल सर्वेंट्स वगैरह होते हैं उनके लागू किए जारी नीतिगत फैसले जो होते हैं उन्हें धरातल पर एग्जीक्यूट करवाते हैं। मान लीजिए मोदी सरकार ने कोई योजना अभी तैयार कर दी, योजना अपनी लॉन्च कर दी, उसे लागू करवाने का काम क्या होगा, लागू कौन करवाएंगे, यानी कि जो जिले लेवल पर आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वगैरह हैं उनके अधीन जो अधीनस्थ कर्मचारी आ रहे हैं वो उसे लागू करवाएंगे, ठीक है। यही चलता है। और मान लेते हैं किसी व्यक्ति को इन योजनाओं में, इन संस्थाओं में कोई ये लगता है कि भाई संस्था सही तरह से काम नहीं कर रही है या नागरिकों के बीच या संस्था के बीच कोई विवाद है, तो उस विवाद का निपटारा करने वाली यहाँ पर कौन सी संस्था है, सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय वह संस्था है जहां नागरिक और सरकार के बीच अंततः विवाद सुलझाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ों के बारे में सोचने पर विचार किया गया है। यहाँ पे बताया गया है कि भाई जो ये फैसले लिए जाते हैं, फैसले किसी एक व्यक्ति के नहीं होते हैं, बात आप ऑलरेडी जानते हैं। यहाँ पर सभी लोग मिलजुल कर फैसले लेते हैं। काफ़ी बार कुछ बैठकें होती हैं, कुछ समितियाँ होती हैं, रूटीन में काम करना होता है। काफ़ी बार कुछ फैसले लेने में काफ़ी वर्ष निकल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं परेशानी तो होती है संस्थाओं के कामकाज में सामंजस्य बिठाने में। तो कहीं ऐसा ना कर दिया जाए कि मान लेते हैं कोई हम एक व्यक्ति हो और एक व्यक्ति ही यहाँ पर फैसले ले, तो क्या सही नहीं रहेगा। यानी कि यहाँ पर ही कहा गया, मान लेते हैं कोई एक व्यक्ति हो तो ये क्या वो फैसले ले तो क्या वो सही नहीं रहेगा। देखिए वास्तव में कोई अगर एक व्यक्ति फैसले लेगा तो वो लोकतंत्र की बुनियादी भावनाओं के अनुकूल नहीं होगा, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब नहीं रह जाएगा। मान लेते हैं कोई एक व्यक्ति, मान लेते हैं हम जैसे वर्तमान में मोदी सरकार है और यहाँ पर आपके देश के प्रधानमंत्री ही केवल फैसले लें, किसी और की न सुनी जाए, तो वास्तव में वो लोकतंत्र नहीं कहलाएगा, वो तो एक तानाशाही तंत्र कहा जाएगा। लोकतंत्र का मतलब यही होता है सभी की सहभागिता,
सभी का सहयोग और सभी की अपनी राय हो वहां पर, तब कुछ विचार विमर्श करके फैसले लिए जाएं। और यहाँ पे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति अपनी तानाशाही से डिसीजन लेता रहे, तो क्या वो लोकतांत्रिक देश कहा जाएगा? क्या वो लोकतांत्रिक संस्थाएं कही जाएंगी? नहीं कही जाएंगी। तो इसलिए लोकतांत्रिक देशों में सभी की सलाह मशवरा, सभी की राय इंपॉर्टेंट है। चाहे बेशक समय लगता है, लेकिन हम किसी ना किसी अच्छे निष्कर्ष पर जरूर पहुंचते हैं। और वहीं किसी एक व्यक्ति की राय होगी तो हमेशा ये नहीं है कि हमेशा के लिए एक व्यक्ति सही हो सकता है, गलत भी हो सकता है वो, तो उसका खामियाजा एक देश में लंबे समय तक उठाना पड़ सकता है। इसलिए हमारे लोकतंत्र में क्या है कि सभी की राय से, सभी की सहमति से काम होना चाहिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपने ये तो सब चीजें देख ली, ठीक है। यहाँ पे राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों है ये आपने जान लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर बात कही गई है संसद की। संसद क्या है? संसद के बारे में बताया गया है, यानी संसद, पार्लियामेंट के बारे में जिक्र किया है। संसद यानी कार्यालय ज्ञापन में बताया गया है कि किस तरह संसद ने फैसला किया। और यहाँ पे बताया गया है कि चूंकि फैसला जो था संसद में नहीं किया गया था, आपको लगता है कि इस फैसले में संसद की कोई भूमिका नहीं थी। नहीं, शुरुआत में कुछ लोगों का मानना ये है कि जो शुरुआत में जो आपका आदेश था 27% आरक्षण वाला, उसमें संसद की भूमिका शायद नहीं थी। शायद प्रधानमंत्री या जनता दल पार्टी के केवल अपने जो मैनिफेस्टो में जिन्होंने जारी किया था, अपना जो जनता से वादा किया, उस वादे को निभाने के लिए अपनी तानाशाही से लागू कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है। यानी कोई भी डिसीजन जो लिया जाता है उसमें संसद की पूरी भूमिका होती है, ठीक है। वही चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। यहाँ पर जैसे यहाँ पे बताया गया है मंडल आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करना, भारत के राष्ट्रपति ने इसका जिक्र किया, प्रधानमंत्री ने यहाँ पे कहा संसद में, ठीक है। तो वो चीजें यहाँ पर बताई गई किस तरह से प्रक्रिया चलती है। देखिए यहाँ पर कहा गया यह फैसला सीधे संसद में नहीं किया गया था, लेकिन यहाँ पर इस रिपोर्ट पर संसद में हुई चर्चा से सरकार की राय प्रभावित हुई थी, ठीक है। यानी कि यहाँ पर मान लेते हैं ये जो फैसला था संसद में नहीं लिया गया था, 27% आरक्षण देंगे, लेकिन जो रिपोर्ट सबमिट की गई तो उस पर सरकार, यानी दोनों सदनों में, संसद की दोनों सदनें होती हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो वहां पर डिबेट चली थी। और डिबेट के आधार पर सरकार पर मंडल आयोग की सिफारिश पर कार्रवाई करने का एक दबाव पड़ा था कि सरकार को इस फैसले को आगे बढ़ाना चाहिए, ठीक है। और संसद इस फैसले के पक्ष में नहीं होती तो सरकार ये कदम नहीं उठा पाती, यानी 27% आरक्षण लागू नहीं हो पाता अगर संसद के जो सदस्य हैं इस पर सहमति व्यक्त नहीं करते तो यानी कहने का मतलब यह है किसी फैसले को हम लागू करवाने के लिए कोई भी मुद्दा ऐसा हम लाते हैं, जैसे हमारा जो 27% आरक्षण वाला था, तो इसको लोकसभा और राज्यसभा दोनों से कैंडिडेटों ने इसको समर्थन किया, तब ये जो है यहाँ पर ये मुद्दा आपके सामने क्लियर हो पाया और राष्ट्रपति के साइन होकर ये आपके सामने आ पाया, ठीक है, कि भाई 27% आरक्षण अब दिया जाएगा। तो वो चीज यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। यानी कोई एक व्यक्ति यहाँ फैसला नहीं लेता है, यहाँ पर पूरा संसद मिलजुल कर कार्य करती है। अब देखिए यहाँ पर बात कही गई है कि संसद हमें क्यों चाहिए। देखिए लिखवाऊंगा नहीं, सुनते जाइए, ये सब बातें लिखने लायक नहीं है, सुनने लायक है पहले। अब बात यह है कि हमें संसद की आवश्यकता क्यों है, वर्तमान में संसद की आवश्यकता क्यों है। देखिए संसद का अर्थ आप जानते होंगे कि भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को यहाँ पर क्या कहा जाता है, संसद कहा जाता है। और राज्य स्तर पर इसे क्या कहते हैं, राज्य स्तर पर इसे विधानसभा कहते हैं। यानी कि यहाँ पर निर्वाचित कैंडिडेट जो भेजे जाते हैं राज्य स्तर से विधानसभा, और राष्ट्रीय स्तर पर भेजे जाते हैं तो इसे संसद कहा जाता है, ठीक है। यानी और इसके एक बात और है भाई, यहाँ पर संसद जो है, हर देश में संसद के अलग अलग नाम है। सीधी सीधी बात यह है कि यह जनता की ओर से राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करती है। यानी किस तरह से राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करती है वो हम देख लेते हैं। क्योंकि इसमें जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुने हुए निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं जो कि डायरेक्ट जनता के द्वारा चुने जाते हैं, वो यहाँ पर पहुंचते हैं, तो वो किस तरह से फैसले लेते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। अब देखिए अगला पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेना, ये जो है जनता की ओर से कई तरह के राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करती है। अब उनमें कौन कौन से राजनीतिक अधिकार हैं वो हम देखेंगे। अब देखिए पहली बात तो यहाँ पर सबसे पहला अधिकार इसका जो होता है, सबसे बड़ा अधिकार जो होता है कानून बनाने का, वो संसद का होता है। किसी भी देश में कानून बनाने का जो अधिकार है वो संसद का होता है, ठीक है। यानी कि इन जो कानून बनाने वाली जो काम है, कानून बनाने वाले जो लोग हैं, इन सभाओं को वहां पर उन्हें विधायिका कहते हैं। यानी जो कानून बनाने में सहयोग करते हैं, जो लोग अपना मत व्यक्त करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, विधायिका कहते हैं। तो यहां पर लिख लेना, इसी में कानून बनाने या विधि निर्माण की इन सभाओं को विधायिका कहते हैं, ठीक है, ये लिख लेना। अब देखिए यहाँ पर वही रोल होता है किसी कानून को बनाना या पुराने कानून को संशोधन करना या उसको खत्म कर देना, ये इसका रोल होता है। ये बात आप जानते हैं ऑलरेडी। आगे बढ़ते हैं इसमें। पहला तो आपने काम देख लिया यहाँ पर राजनीतिक अधिकारी के रूप में। दूसरा काम इसका क्या है, यानी कि यहाँ पर सबसे बड़ा बात यह है कि भाई यहाँ पर नियंत्रण करना। ये संसदें जो होती हैं वो सरकार चलाने वालों को नियंत्रित करने के लिए कुछ अधिकारों का प्रयोग भी करती हैं। जैसे हमारे यहाँ कुछ संसद में क्या होता है कि हमारे यहाँ संसद कौन चलाता है संसद, यानी कि सरकार किसकी होती है, जिसका पूर्ण समर्थन जैसे होता है। यानी कि यहाँ पर जो बहुमत में जो व्यक्ति होता है वो सरकार चलाता है। मान लेते हैं कोई व्यक्ति बहुमत में नहीं है, सरकार नहीं चला पाएगा। तो यहाँ पर वही बात कही गई है कि भारत जैसे देश में उसे सीधा और पूर्ण नियंत्रण हासिल है।
यानी संसद को सीधा और पूर्ण नियंत्रण हासिल है। संसद के पूर्ण समर्थन की स्थिति में ही सरकार चलाने वाले फैसले कर सकते हैं। इन सरकार का मतलब यहाँ पर कौन कौन आ गया, प्रधानमंत्री, उसका मंत्रिमंडल। तो प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल अपना फैसले वगैरह या फिर अपनी नीतियां तभी चला सकती हैं जब यहाँ पर संसद का समर्थन उसे मिले, संसद का समर्थन मिले। संसद का समर्थन का अभिप्राय यहाँ पर यह है कि भाई लोग जो हैं, यानी कि किसी पार्टी विशेष के पूरे लोग वहां पर चुनकर आएंगे तभी तो समर्थन करेंगे अपनी पार्टी के बड़े नेताओं को, अपनी सरकार को। अब भाई वहां पर लोग समर्थन वाले हैं ही नहीं। मान लेते हैं अभी जैसे गठबंधन सरकार है, गठबंधन में कुछ सरकारें में कुछ जो पार्टियों के नेता हैं कुछ फैसले पर एक मत नहीं है, अलग भिन्न मत है उनका, तो क्या वो वहां पर फैसला वो पारित हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। संसद के दोनों सदनों से कोई आदेश पारित हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर जरूरी ये है कि यहाँ पर संसद जो होती है वो इसके पूर्ण समर्थन की स्थिति में सरकार चलाने वाले यहाँ पर फैसले कर पाते हैं। तो यहाँ पर ये सेकंड सब पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेना, ठीक है, सेकंड का सेकंड सब पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर थर्ड पॉइंट कहा गया है कि सरकार के हर पैसे पर संसद का नियंत्रण होता है। बिल्कुल सही बात है कि सरकार जो भी खर्च करती है, जो भी बजट अपना बताती है, वो संसद में रखती है, संसद के बजट पर अपना बजट रखती है कि भाई खाका तैयार करती है कि हमें देश में विभिन्न योजनाओं के लिए कितना पैसा आवंटित करना है, कैसे कैसे योजनाओं को तैयार करना है, कैसे कैसे योजनाओं को निगमित करना है। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे बताई जाती हैं। यानी यहाँ पर वही है, सरकार के हर पैसे पर संसद का नियंत्रण होता है। लेकिन हमारे यहाँ नियंत्रण इतना ज़्यादा नहीं है। यानी कि अधिकांश देशों में क्या है कि सार्वजनिक पैसे पर संसद की मंजूरी के बाद खर्च किया जा सकता है, लेकिन हमारे यहाँ स्थिति उतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। हमारे यहाँ बहुत हद तक जो है सत्तारूढ़ पार्टी है उसका नियंत्रण होता है, ना कि संसद का। यानी बजट वगैरह संसद में प्रस्तुत तो किया जाता है, लेकिन बजट पर एक खास मकसद के लिए कटौती की जाती है, हद से ज़्यादा नहीं। यानी तमाम जो फैसले वगैरह होते हैं, तमाम पैसा वगैरह निकालने वाली स्थितियाँ जो होती हैं, उसमें हमारे यहाँ संसद की मंजूरी के बाद नहीं निकलता है। संसद की इतनी ज़्यादा मंजूरी की आवश्यकता उसमें नहीं होती है। यानी लेकिन अन्य देशों में क्या है, भाई संसद जब कह देगी कि भाई फलाना पैसा तभी निकलेगा जब सभी जहाँ पे वोटिंग कर देंगे, हमारे यहाँ वो स्थिति नहीं है, थोड़ी उलट स्थिति है। लेकिन सेम क्रिया तो हम वही फॉलो करते हैं कि भाई बजट प्रस्तुत करना है तो कहाँ पे बजट प्रस्तुत होगा? संसद में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड सब पॉइंट लिख लेना। आगे बढ़ते हैं सेकंड का चौथा सब पॉइंट कि भाई सरकारी मसलों पर या फिर राष्ट्रीय नीति पर चर्चा और बहस के लिए संसद सर्वोच्च संघ है, ठीक है। यानी कि जो सार्वजनिक मामले होते हैं, मुद्दे होते हैं, किसी देश की राष्ट्रीय नीति पर चर्चा या बहस करनी होती है, वो संसद ही यहाँ पर करती है। जैसे आपने देखा होगा सीए और एनआरसी वाला मुद्दा था, तो उस पर संसद में एक लंबी बहस चली कि भाई क्यों लाया गया, कुछ पक्ष में थे उसके, कुछ विपक्ष में थे, ठीक है। तो तमाम लोगों ने अपनी अपनी राय व्यक्त की। अब जैसे कुछ और मुद्दे हैं अभी कोविड-19 को लेकर हैं, कोरोना पैंडेमिक चल रही है, तो इस दौरान कुछ मुद्दे हैं, कुछ लोगों ने सरकार को घेरने की कोशिश की है स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर। तो ऐसे अगर संसद में बहस चल रही है भाई स्वास्थ्य सेवा मुहैया क्यों नहीं करवा पा रही है सरकार, तो ये इस वजह से यहाँ पे संसद का एक अहम रोल है। संसद क्या है, किसी मामले की सूचना मांग सकती है, वहां पर सार्वजनिक बहस कर सकती है, सार्वजनिक मुद्दों पर, राष्ट्रीय नीति के मुद्दों पर चर्चा और बहस होती है वहां पर। तो इसलिए संसद यहाँ पर अहम होती है, इसलिए हमें संसद की आवश्यकता होती है। तो आपने ये 4 पॉइंट लिख लिए होंगे इसमें। अब बात करते हैं, संसद के 2 सदन होते हैं। अगली हेडिंग यहाँ पर ये संसद के 2 सदन होते हैं। कौन कौन से 2 सदन हैं? अब देखिए अधिकांश देशों में जो है यहाँ पर संसद 2 हिस्सों में बटी होती है। इन्हें चैम्बर या सदन कहते हैं, ठीक है। यानी कि पहला जो सदन होता है, पहला सदन में यहाँ पर आमतौर पर जनता के द्वारा सीधे सीधे चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, और दूसरे जो सदन होता है उसमें परोक्ष रूप से इनडायरेक्ट वे में चुने हुए प्रतिनिधि विशेष होते हैं, ठीक है। यानी हमारे यहाँ भी ऐसी स्थिति है। यानी हमारे यहाँ लोकसभा में क्या है, हम लोकसभा में डायरेक्ट निर्वाचित लोग आते हैं, और यहाँ पर हमारे यहाँ राज्यसभा में जो है इनडायरेक्ट वे में लोग चुनकर आते हैं। यानी कि अपनी संघीय इकाइयों का जो यहाँ पर आपकी सामान्य काम के लिए जो विभिन्न राज्य क्षेत्र या संघीय इकाइयों के हितों की निगरानी के लिए जो है राज्यसभा में कैंडिडेट आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट यहाँ पे आप लिख लेना कि हमारे देश में संसद के 2 सदन हैं, ठीक है। और दोनों सदनों में एक को राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स और दूसरे को लोकसभा यानी हाउस ऑफ पीपल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहां आपने नोट कर लिया होगा। अब इसमें हाउस ऑफ पीपल के नाम से आप जान गए होंगे, हाउस ऑफ पीपल यानी लोगों का सदन, यानी यहाँ पे प्रत्यक्ष निर्वाचित कैंडिडेट यहाँ पे पहुंचते हैं, और राज्यसभा में इनडायरेक्ट वे में पहुंचते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर होते हैं, यानी परोक्ष रूप से चुनकर आते हैं। यानी राज्यसभा की निर्वाचन प्रक्रिया अलग है, ठीक है। राज्यसभा में कुछ चुनिंदा व्यक्ति ही वोट देकर इन्हें राज्यसभा वाले कैंडिडेटों को चुनते हैं, हर कोई व्यक्ति से इन्हें नहीं चुनता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर बात करें भारत के राष्ट्रपति की, तो भारत का राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है, लेकिन वह दोनों सदनों में से किसी का सदस्य नहीं होता, ठीक है। यानी कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि भारत का राष्ट्रपति जो है संसद का हिस्सा है। संसद जो पूर्ण अर्थ में संसद जो बनती है वो आपके प्रेसिडेंट, ठीक है, और लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर आपकी संसद बनती है, ठीक है। प्रेसिडेंट,
लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर आपकी संसद तैयार होती है। ठीक है, इनके बिना संसद पूरी नहीं है। लेकिन संसद का जहां पर हिस्सा तो है, लेकिन इनके सदस्य नहीं होता है ये। तो यहाँ पर वही बताया गया, इसलिए संसद के फैसले राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही लागू होते हैं। यानी कि यहाँ कहने का मतलब ये है कि भाई संसद का जब हिस्सा है ये, तो यहाँ पर जो भी फैसला वगैरह यहाँ पर जो इन्होंने फैसले वगैरह पारित करवाए हैं, फैसलों के लेकर आदेश पारित करवाए हैं, तो वो आदेश तभी लागू होंगे जब यहाँ पर प्रेसिडेंट अपने साइन कर देंगे, अच्छा हस्ताक्षर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर समझाऊंगा राष्ट्रपति का रोल किस प्रकार का है एक कहानी के माध्यम से। तो ये तो आपने यहाँ पे प्रक्रिया देख ली भाई, यहाँ पर देख ली सदनों की प्रक्रिया देख ली, कितने सदन है आपके यहाँ, 2 सदन है। और सदनों के बावजूद आपकी संसद में तीसरा अंग कौन सा है संसद का, वो आपने देख लिया, राष्ट्रपति होता है। यानी कि संसद जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। ठीक है, अक्सर पूछ लिया जाता है संसद के अंग कौन कौन से हैं। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, तो यहां पर आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर बताया गया है लोकसभा बनाम राज्यसभा। यानी कुछ लोग ये मानते हैं कि लोकसभा निचला सदन है और राज्यसभा उच्च सदन है। यानी राज्यसभा को कभी कभी अपर हाउस और लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं निकल के आता है कि राज्यसभा लोकसभा से ज़्यादा प्रभावशाली होती है। यानी कि यहाँ पर कुछ देशों में क्या होता है कि राज्यसभा जो है उनकी अपर हाउस है वो ज़्यादा प्रभावशाली है और लोअर हाउस कम प्रभावशाली होता है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि हाँ भाई यही स्थिति हमारे यहाँ होगी कि लोकसभा में कम अधिकार होंगे, राज्यसभा में ज़्यादा होंगे। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ राज्यसभा के अधिकार कम है जबकि लोकसभा के अधिकार ज़्यादा है। अधिकतर मसलों पर सर्वोच्च अधिकार जो है लोकसभा के पास ही है। तो अगली हेडिंग यही डाल देना इसमें सब पॉइंट कि लोकसभा बनाम राज्यसभा, कि भाई लोकसभा राज्यसभा से किस प्रकार से भिन्न है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि भाई हमारे संविधान में राज्यों के संबंध में राज्यसभा को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, लेकिन अधिकतर मामलों पर सर्वोच्च अधिकार किसके पास है, लोकसभा के पास ही है। अब जैसे बताया गया कैसे कैसे अधिकार हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मान लेते हैं कोई फैसला है, यानी किसी भी सामान्य कानून को पारित करना है, तो उसके लिए हमें दोनों सदनों से उसे पारित होने की जरूरत होती है। अब मान लेते हैं दोनों सदनों में कोई मतभेद है, मान लेते हैं दोनों सदनों में लोकसभा से कोई चीज पारित हो गई, अब राज्यसभा से पारित नहीं हो पा रही है, तो उस गतिरोध को मिटाने के लिए राष्ट्रपति क्या करता है, बैठक की अनुशंसा करता है। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन करवाता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो होता है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि फिर वोटिंग की जाती है। अब आप अनुमान लगाइए कि जो लोकसभा है, लोकसभा के कैंडिडेटों की संख्या ज्यादा होती है क्योंकि राज्यसभा के लगभग डबल होते हैं यहाँ पर। ठीक है, राज्यसभा के लगभग डबल कैंडिडेट यहाँ पर हैं। तो भाई लोकसभा वाले जब वोटिंग, संयुक्त अधिवेशन जब होता है तो लोकसभा वाले जब वहां पे वोटिंग करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जो मुद्दा होता है वो पारित हो जाता है। यानी बैठक में जो मुद्दा है, यानी कि जो बैठक जिसके लिए बुलाई गई है वो मुद्दा फिर वहां पर सहमति व्यक्ति हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर लोकसभा की प्राथमिकता मिलने की वजह से ऐसा हो पाता है, ये बताया गया है यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर मान सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो पैसे वाला मामला है, जैसे हमने अभी ऊपर देखा कि बहुत सारी जो संसदें हैं, बहुत सारी जो लोकतंत्र है उनमें ये व्यवस्था है कि पैसे वगैरह जब तभी निकलेंगे जब संसद में सहमति बन जाएगी। ठीक है, तभी पैसे सरकारी फंड निकल पाएगा। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो पैसे के मामले वगैरह होते हैं तो उनमें लोकसभा को असीम अधिकार प्राप्त हैं। और यहाँ पर जो बजट संबंधी है या फिर वित्त संबंधी कोई भी जो है मामले हैं उनके लिए राज्यसभा के अधिकार बहुत सीमित हैं, साफ साफ शब्दों में अगर कहूं तो। तीसरी स्थिति यहाँ पे बताई गई है कि लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है। सिर्फ वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा क्यों बड़ी है, क्योंकि लोकसभा में ही जो है मंत्रिपरिषद, यानी यहाँ पे कहा गया कि लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है। यानी लोकसभा किसको नियंत्रित करती है, मंत्रिपरिषद को। यानी जो आपके मेन देश के जो अंग हैं, जैसे मेन देश की जो इकाइयां हैं, जैसे आप बोल सकते हैं आपकी रक्षा है, ठीक है, डिफेंस है, आपकी स्वास्थ्य है, शिक्षा है, तो इनसे जुड़े हुए मामले हैं। इन सब के लिए मंत्रालय जो बने हैं तो उन्हें मंत्रालयों को हैंडल करने वाली मंत्रिपरिषद होती है ये। तो लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है और सिर्फ वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जिससे लोकसभा में बहुमत हासिल है। बिल्कुल सही बात है कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त व्यक्ति ही यहाँ पर जो है यहाँ पर क्या बनेगा, प्रधानमंत्री बन सकता है। तो इस वजह से लोकसभा का रोल और अहम हो जाता है। तो ऐसे करके यहाँ पर लोकसभा का रोल बताया गया है कि किस तरह से लोकसभा इनसे आगे है। ठीक है, यहाँ पर आप लिख लेना सेकंड पॉइंट यहाँ पर कि किसी भी सामान्य कानून को पारित करने के लिए दोनों सदनों की जरूरत होती है, लेकिन अगर दोनों सदनों में के बीच कोई मतभेद हो तो अंतिम फैसला दोनों के संयुक्त अधिवेशन में किया जाता है। ये सेकंड का सब पॉइंट आप लिख लेना। आगे बढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट यहां लिख लेना कि लोकसभा में सरकार या बजट या पैसे से संबंधित कोई कानून पारित हो जाए तो राज्यसभा उसे खारिज नहीं कर सकती।
इसी में सब पॉइंट। राज्यसभा क्या है, उसे पारित करने में केवल 14 दिनों की देरी कर सकती है या उसमें संशोधन के सुझाव दे सकती है। राज्यसभा उस कानून को पैसे संबंधित कोई यहाँ पर आदेश वगैरह है, जब लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा में जाएगा तो 14 दिन के लिए वेटिंग में डाल सकती है उसे, लेकिन एंड में उसे पारित करके भेजना ही पड़ेगा। लेकिन ये जरूरी है संशोधन का सुझाव दे दे, लेकिन इस संशोधन के लिए लोकसभा बाध्यकारी नहीं है। राज्यसभा किसी चीज के संशोधन की मांग करे तो लोकसभा इसके अधिकार को माने तो ये जरूरी नहीं है। देखिए ये सब मौखिक बातें हैं, इन्हें लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। चौथा पॉइंट है लिख लेना कि लोकसभा यहाँ पर मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है, और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल हो। तो ऐसे करके हम ये कह सकते हैं कि भाई लोकसभा अपने यहाँ राज्यसभा से ज्यादा अधिकार रखती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगली स्थिति यहाँ बताई गई है राजनीतिक कार्यपालिका, यानी अब राजनीतिक कार्यपालिका में कौन कौन से आते हैं, राजनीतिक कार्यपालिका में कौन कौन से अंग हैं, कौन कौन से लोग आते हैं। तो अगली हेडिंग डाल लेना राजनीतिक कार्यपालिका। देखिए राजनीतिक कार्यपालिका में आपने अगर एग्जाम्पल लें हम, तो हम वो एग्जाम्पल ले सकते हैं आपका मंडल आयोग वाला, मंडल कमीशन वाला, जिसके तहत 27% जो है आरक्षण प्रदान किया गया। 27% सीटें जो है किसी भी गवर्नमेंट में यानी किसी भी गवर्नमेंट नौकरियों में आरक्षित की गई। ठीक है, तो वो व्यक्ति जिसने ये कार्मिक मंत्रालय वाला जो व्यक्ति था, सचिव था, जिसने हस्ताक्षर करके वो आदेश जारी किया था, उसने तो फैसला नहीं लिया था। ठीक है, वहीं प्रधानमंत्री की भूमिका भी हमने स्थिति में देखी, यानी अगर मान लेते हैं प्रधानमंत्री को लोकसभा में समर्थन नहीं होता तो वो भी वही फैसला नहीं ले पाते। यदि मान लेते हैं प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत नहीं होता तो क्या वो जो 27% आरक्षण वाला फैसला है वो ले पाते? नहीं ले पाते। तो यहाँ पर जरूरी बात ये निकल के आती है कि ये जो काम हुआ है संसद की मर्जी से ही हुआ है, यानी जो आपका 27% आरक्षण वाला जो फैसला है, 27% आरक्षण प्रदान करने वाली जो नीति है, उस नीति पर मोहर लगाने वाले कौन है? संसद में बैठे हुए लोग हैं। संसद में बैठी हुई विधायिका है जिसने उसे पारित करवाया। फिर संसद में दोनों सदनों से वो पारित हुआ, उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए और बाद में फिर कार्मिक मंत्रालय ने उस पर अपनी मोहर लगाकर विभिन्न विभागों से कह दिया कि अब आप लोग अपनी अपनी भर्तियों में 27% आरक्षण प्रदान करेंगे। तो यानी कोई एक व्यक्ति यहाँ पर नहीं है। तो वही बात यहाँ पर कही गई है, दोहराई गई है कि किसी भी सरकार के विभिन्न स्तरों पर हमें ऐसे अधिकारी मिलते हैं जो रोजमर्रा के काम के फैसले लेते हैं। ठीक है, यानी कि किसी भी सरकार के हम विभिन्न स्तरों पर हम देख सकते हैं बहुत सारे हमें अधिकारी मिलते हैं जो रोजमर्रा के फैसले लेते हैं। अब देखिए इन सभी अधिकारियों को हम यहाँ पर कह सकते हैं, इन सभी अधिकारियों को सामूहिक रूप से कार्यपालिका के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यानी इन सभी अधिकारियों को यहाँ पे सामूहिक रूप से क्या किसके रूप में जाना जाता है? कार्यपालिका के रूप में। अब देखिए कार्यपालिका का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि भाई ये वास्तविक कार्यपालिका है, यहाँ पर डिफरेंस बताया गया है। भाई कार्यपालिका कितने तरह की, स्थायी है, अस्थायी है। ये जो अधिकारी सरकार के मामलों को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, यानी कि धरातल पर लागू करवा रहे हैं, ये स्थायी कार्यपालिका बोली जाती है। यानी कि ये इस पर किसी चुनाव का असर नहीं होता, इस पर किसी जो है कि भाई सरकारें आए जाएं उसका असर नहीं होता, ये स्थायी लोग होते हैं। ठीक है, इनका काम ये होता है कि सरकार की जो नीतियां वगैरह हैं उनको ये कार्य रूप प्रदान करते हैं, इसलिए इन्हें कार्यपालिका कहा जाता है। तो सेकंड सब पॉइंट लिख लेना, सरकार की नीतियों को कार्य रूप देने के कारण इन्हें कार्यपालिका कहा जाता है। ठीक है, अब वहीं अगर बात कही जाए, यानी जब हम सरकार के फेवर में बात करें, ठीक है, और सेकंड पॉइंट लिखना है, जब हम सरकार के बारे में बात करते हो तो हमारा तात्पर्य आमतौर पर कार्यपालिका से ही होता है। कार्यपालिका मतलब जो देश को चलाने वाली संस्था है, यानी कि जिसमें प्रधानमंत्री है। कार्यपालिका प्रमुख हमारा प्रधानमंत्री बोलते हैं। प्रधानमंत्री की जो मंत्रिपरिषद है उसको हम मानते हैं मेनली। ठीक है, तो दो तरह से हमने देख ली कार्यपालिका। एक तो हमारा जो एक समूह है जो कि हमारे देश में जो तमाम नीतियां हैं उनको धरातल पर लागू करवा रहा है, उसको हमने कार्यपालिका के रूप में देखा। अब देखिए यहाँ पे कार्यपालिका का मैं डिफरेंस बताया गया है कि भाई राजनीतिक कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है। राजनीतिक जो है यहाँ पर और स्थायी, दो तरह की कार्यपालिकाएं होती हैं। तो हेडिंग डाल लेना राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका। अब लोकतंत्र में कार्यपालिका दो तरह की कौन कौन सी है, यानी राजनीतिक कार्यपालिका किन्हें कहते हैं। अब देखिए पहला पॉइंट इसमें नोट कर लेना कि जनता के द्वारा जो खास अवधि के तक के लिए जो निर्वाचित कैंडिडेट होते हैं वो उन्हें राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। ठीक है, और ये व्यक्ति जो होते हैं ये बड़े फैसले करते हैं। और वहीं दूसरी ओर जिन्हें लंबे समय तक नियुक्त किया जाता है उन्हें स्थायी कार्यपालिका या प्रशासनिक सेवक कहते हैं। सिविल सर्वेंट्स जिनमें आ जाते हैं IAS IPS। ठीक है, तो ये जो हैं यानी कि इन्हें लोक सेवाओं में, वही कहा गया, लोक सेवाओं में काम करने वाले लोगों को सिविल सर्वेंट या नौकरशाह कहते हैं इन्हें। तो ये लोग क्या करते हैं कि ये राजनीतिक कार्यपालिका के जो फैसले होते हैं इनको धरातल पर लागू करवाते हैं। ठीक है, यानी बड़े फैसले लेने की जिम्मेदारी किसकी है? राजनीतिक कार्यपालिका की। लागू करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? स्थायी कार्यपालिका की जिम्मेदारी है। ठीक है, यानी कार्यपालिका दो भागों में विभक्त है, राजनीतिक और स्थायी में। ठीक है, तो ये आपने नोट कर लिया होगा। तो ये आपने देख लिया होगा।
अब देखिए यहाँ पर बात कहा गया है कि ये अधिकारी राजनीतिक कार्य प्रशासनिक के तहत काम करते हैं, रोजमर्रा के प्रशासन में उनकी सहायता करते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, मान लेते हैं राजनीतिक कार्यपालिका के फैसले एग्जीक्यूट करने वाले ये अधिकारी नहीं होते तो क्या सरकार जो चाह रही है, सरकार जैसा बनाना चाह रही है देश को, वो हो पाता? नहीं हो पाता। तमाम योजनाओं का लाभ लोगों को नहीं मिल पाता। तो यहाँ पर फैसले लेने का जो दायित्व है वो तो सरकार का है, लागू करवाने का काम जो है ये स्थायी कार्यपालिका का है। ठीक है, अब देखिए आपने कभी कभी आपके माइंड में एक बात आती होगी, अक्सर आती है आप लोगों के माइंड में, कि भाई जो राजनीतिक कार्यपालिका है, ठीक है, उसको गैर राजनीतिक कार्यपालिका यानी स्थायी कार्यपालिका से ज्यादा महत्व क्यों दिया जाता है। आपने ये भी देखा होगा कि बहुत बार मंत्री जी होते हैं, अंगूठा टेक होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, फिर भी एक नौकर सहा है यानी कि आईएएस और आईपीएस है, वो मंत्री जी की बात सुन रहा है। आपने सुना होगा, आपने सुना नहीं होगा, आपने देखते ही होंगे कि भाई एक आईएएस आईपीएस या आप जैसे लोग और हम जैसे लोग जो 12-12 घंटा पढ़ाई करके पहुंच गए हैं वहां पर, और वो भी हम मंत्री जी के आगे जी सर, यस सर, ठीक है, हाँ सर कर रहे होते हैं, तो आपके मन में ये तो आता है भाई एक पढ़ा लिखा, इतना पढ़ा लिखा ब्रिलियंट माइंड व्यक्ति है और एक अंगूठा टेक व्यक्ति है जो केवल एकदम धौंस दिखाता जा रहा है, सुनाता चला जा रहा है, और फिर भी हम उसकी सुन रहे हैं। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? अगर हम बात यहाँ पे एग्जाम्पल एक दिया गया है कि काफी बार देखने में मिलता है कि वित्त मंत्रालय में काम करने वाले सलाहकार, ठीक है, अर्थ उनकी जो यानी वित्त मंत्रालय में जो काम करने वाले सलाहकार होते हैं उनकी जानकारी वित्त मंत्री से ज्यादा हो सकती है। वहीं विभिन्न विभाग जो है रक्षा, उद्योग, स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी आदि मंत्रालयों में एक आम बात है, यानी जो मंत्री इनमें तैनात होते हैं चाहे वित्त मंत्री के रूप में, इनके अलावा इनके सहायक जो होते हैं उनसे ज्यादा ज्ञान रखते हैं, लेकिन फिर भी एंड में चलती किनकी है? मंत्री जी की चलती है। एक लाइन में कह दिया गया। ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि भाई ये लोग जो हैं जनता की प्रतिनिधि होते हैं, जनता की सीधी इच्छा से चुने जाते हैं, ठीक है, यानी किसी भी लोकतंत्र में लोगों की इच्छा जो होती है सर्वोपरि होती है, और लोग जो होते हैं मंत्री लोगों के द्वारा चुना गया होता है, और इस तरह से उसे क्या होता है? जनता की इच्छाओं को लागू करने का अधिकार होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर इसलिए मंत्रियों की बात को यहाँ सबसे ऊपर रखा जाता है, यानी मंत्री का मतलब ये होता है कि जनता की इच्छा के अनुरूप वो कार्य कर रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर मंत्रियों को ज्यादा तवज्जो देते हैं। अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगला पॉइंट आप लिख लेना, ठीक है। यहाँ पर अब कौन सा पॉइंट आएगा? थर्ड पॉइंट आएगा, ठीक है। ये मैंने बहुत गहरे हाईलाइट कर दिया है क्योंकि ये मुद्दा काफी पुराना रहता है और काफी बार मैंने एक्सप्लेन भी किया है। तो यहाँ पर लिख लेना, किसी भी लोकतंत्र में लोगों की इच्छा जो होती है वो सर्वोपरि होती है, मंत्री लोगों के द्वारा चुना गया होता है, और इस तरह उसे जनता की ओर से उनकी इच्छाओं को लागू करने का अधिकार होता है, ठीक है। इसमें सब पॉइंट वह अपने फैसले के नतीजे के लिए लोगों के प्रति जिम्मेदार होता है, इसी वजह से मंत्री ही सारे फैसले करता है, मंत्री ही सारे फैसले करेंगे, और लागू करवाने का काम किसे है? ठीक है, लागू करवाने का काम है स्थायी कार्यपालिका का। अब आप में से कोई व्यक्ति बार बार कमेंट करके ये नहीं पूछेगा कि सर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति आईएएस जो है इनके फेवर में क्यों होता है, क्योंकि लोकतांत्रिक ढांचा है हमारा। लोकतांत्रिक ढांचे में ये जनता जनार्दन है, जनता के सेवक हैं ये, और जनता की इच्छा जो होगी उसी के अनुरूप ये कार्य करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कुछ एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा, जैसे मान सकते हैं जैसे बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं, अगर वहां पे कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति हो तो उनसे बचने की कोशिश करेगा, या फिर उन पर अपनी राय जो है सामने दृष्टि से सोचेगा कि नहीं, इन पर अपनी राय हम नहीं दे सकते हैं, हम अपनी राय हमें नहीं देनी चाहिए, इससे कोई मतलब निकल के नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल दे सकते हैं राम मंदिर। तो राम मंदिर के मुद्दे पर आपने देखा होगा जो प्रबुद्ध वर्ग है, जो पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी वर्ग है, वो उसने हमेशा यही कहा कि भाई इस मंदिर में कुछ नहीं रखा है, ये नहीं रखा है, वो नहीं रखा है। लेकिन चूंकि जो बीजेपी सरकार आई, बीजेपी सरकार जो थी लोगों की आस्थाओं का पूरा सम्मान कर रही थी, यानी बीजेपी सरकार क्या कर रही थी? लोगों की जो आस्था थी उसका पूरा सम्मान कर रही थी। तो वो उसने पहले ये कह दिया था कि भाई हम सत्ता में आएंगे तो राम मंदिर वाला मुद्दा जो है हम निपटवा देंगे, ठीक है। तो भाई जैसी सरकार आई, सरकार ने पूरा प्रयास किया और राम मंदिर वाला मुद्दा सॉर्ट आउट हो गया, यानी लोगों की आस्थाओं का सम्मान हुआ और यहाँ पर राम मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। तो अगर यहाँ पर कोई मान लीजिए कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति होता, जैसे यहाँ पर स्थायी कार्यपालिका वाला व्यक्ति होता, तो वो यही कहता कि भाई यहाँ पर क्या फायदा है, ये है वो है, लेकिन यहाँ पे स्थायी कार्यपालिका से मतलब है ही नहीं। यहाँ पर लोगों की इच्छा क्या है? भाई लोगों, जैसे पिछली गवर्नमेंट जो थी कांग्रेस गवर्नमेंट थी, कांग्रेस गवर्नमेंट ये मुद्दा सॉल्व नहीं कर पाई। लोगों की उम्मीद ये थी, लोगों की चूंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा तबका जो है हिंदू धर्म को मानने वाला है, तो उनकी आस्था का प्रतीक था यहाँ पर। तो उन्होंने देखा कि भाई ये मुद्दा कैसे हल होगा, तो इसलिए यहाँ पर किसने समर्थन किया? बीजेपी को समर्थन किया। बीजेपी ने पहले ही अपने जो है अपने एजेंडे में रख दिया था कि हम राम मंदिर वाला मुद्दा जो है सॉर्ट आउट करेंगे, इसे जल्दी से जल्दी सुलझ पाएंगे। तो लोगों ने उसे समर्थन दिया और यहाँ पर एंड में नतीजा भी ये निकला कि भाई उसने मुद्दे को हल कर दिया। तो इस वजह से यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं, अगर मान लेते हैं यहाँ पर भी काफी सारे लोग, आपने देखा होगा प्रबुद्ध वर्ग के लोग, उन्होंने बाद में कहा कि भाई मंदिर मस्जिद में क्या रखा है क्या नहीं रखा है, मतलब इससे नहीं है। मतलब यहाँ पर ये है कि भाई लोगों की आस्था किस में है,
भाई लोगों की आस्था किस में है? भाई प्रबुद्ध वर्ग तो कुछ लोग तो अब देखिए हर किसी की राय अलग अलग होती है। कुछ लोग तो कहते हैं वहां पे ये होता वो होता, लेकिन इन सब के बावजूद भी आस्था अपनी जगह है, विज्ञान अपनी जगह है, तर्क अपनी जगह है। मेरा मानना यहाँ पर ऐसा है, यानी हमें किसी की आस्थाओं के प्रति हर किसी व्यक्ति को अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, सभी की आस्थाओं को सम्मान करना चाहिए, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पर जो मंदिर का डिसीजन यहाँ पर निकला तो वो गलत डिसीजन नहीं था। तमाम मैंने देखा IAS IPS ने इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी कि अरे इससे क्या होगा, कोई नया काम नहीं हुआ। देखिए नया काम से मतलब नहीं है भाई, सदियों से जो रीति रिवाज लोगों के चले आ रहे, सदियों से मान्यताएं चली आ रही थी, वो मुद्दा सॉर्ट आउट हुआ, सबसे अच्छी बात रही वहाँ। तो इस तरह से ये जो चीजें हैं, ठीक है, तो ये चीजें किसके ऊपर निर्भर करती हैं? गवर्नमेंट के ऊपर, यानी गवर्नमेंट किस मुद्दे पर चुनकर आई है, ठीक है, यानी गवर्नमेंट किस मुद्दे पर चुनकर आई है। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक और ले सकती हैं, कांग्रेस जब आती है सत्ता में आती है, देखिए मैं ना तो कांग्रेस से हूं ना मैं बीजेपी से हूं, आप एक बात ध्यान रखना, जो नीत सही बात है वो सही बात तो कहने में गलत, यानी कैसे कहने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए, सही बात कहने में कहीं रुकावट नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस जब आती है तो कांग्रेस की हमने देखा है, मैंने काफी बार, कांग्रेस एक वादा कर देती है कि हम किसानों का लोन माफ कर देंगे, ठीक है, लेकिन हकीकत बात यह है कि तमाम अर्थशास्त्री इसे लोन माफ करने को बहुत गलत बताते हैं। लोन माफ करने से ये होता है कि देश की अर्थव्यवस्था पर एक बोझ पड़ता है और किसानों की भी माली हालत सही नहीं होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे किसान ऐसे होते हैं जो खेती करते ही नहीं, दूर दूर तक अपनी जमीन पट्टे पर उठा देते हैं, वो भी लोन का फायदा उठा के लोन माफ करवा लेते हैं। तो इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ता है इकोनॉमी पर। अब चूंकि कांग्रेस चुनकर इस मुद्दे पर ही आ रही है कि भाई हम लोगों का लोन माफ करेंगे, तो कांग्रेस यहाँ पर जनता की बात को आगे सिरमौर कर देती है, आगे कर देती है कि भाई लोन माफ करना है, और एंड में लोगों का लोन माफ हो जाता है। और यहाँ पर जो तमाम प्रशासनिक तबका है, जो स्थायी कर्मचारी है, उनकी बात यहाँ पर नजरअंदाज कर दी जाती है, जबकि स्थायी कर्मचारी में जो तमाम वित्तीय सलाहकार हैं वो तो यही के मानते हैं कि भाई लोन माफ करने से क्या होगा कि एक वित्तीय बोझ बढ़ेगा। तो सबकी अपनी अपनी मत है, लेकिन वही बात है, हमारा लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो सरकार जिस मुद्दे पर चुनकर आएगी तो लोगों को जिस मुद्दे पर उन्होंने वोट लिया है तो उनको उसका समर्थन करना ही पड़ेगा, उन्हें उसके लिए प्रतिक्रिया करनी ही पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर दोनों एग्जाम्पल देके समझा दिए हैं, यानी कि यहाँ पर आपके प्रशासनिक अमला जो भी है, यानी आपके स्थायी तंत्र में जो भी आपके नौकरशाह लगे हुए, उनकी क्या इच्छा है उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे सरकार किस मुद्दे पर चुनकर आई है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सरकार उस मुद्दे पर चुनकर आई है उस मुद्दे का पालन भी करती है। बहुत सारी सरकारें करती हैं, जैसे जनता दल के बारे में ऊपर आपने देखा, जनता दल जो 1989 में चुनकर ही इसी वजह से आया था कि उसे 27% आरक्षण देना था। अब 27% आरक्षण देना था तो यहाँ पर कुछ तबका जो था, सरकारी तबका, वो भी इसके समर्थन में नहीं था, लेकिन ये इन्होंने वादा ही किया था कि हमें 27% आरक्षण देना है SC BC के लिए, तो चुनकर आ गई है। तो ये चीजें हैं, ठीक है। आई होप आपके माइंड में सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। मैंने दोनों एग्जांपल ले लिए। अब देखिए कुछ लोग पक्षपात का आरोप मत लगाना भाई, मैं दोनों बराबर एग्जांपल लेता हूं, कांग्रेस का भी ले लिया मैंने, बीजेपी का भी ले लिया, तो भाई यहाँ पर मुझ पर कोई आरोप मत लगाना। मैं सबसे गुजारिश यही करता हूं, मैं किसी भी पार्टी से नहीं हूं, ठीक है, और ना ही मैं किसी का फेवर करता हूं। अब देखिए यहाँ पर एक बात दोहराई गई है कि दरअसल ऐसा हर बड़े संगठन में होता है, जो पूरे मामलों की भली बात समझते हैं वे ही सबसे महत्वपूर्ण फैसले करते हैं, विशेषज्ञ नहीं करते हैं। यानी कि विशेषज्ञ केवल रास्ता बता सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हर सरकार में यही होता है कि सरकारें अपने अनुरूप काम करती हैं, ये सरकारें अपने अनुरूप काम करती हैं, हमें करना क्या है क्या नहीं करना है, वहां पे विशेषज्ञ क्या होते हैं, केवल सलाह दे सकते हैं। सरकार को क्या करना है वही सब होगा। अब जैसे एक फैसला था नोटबंदी वाला, तो नोटबंदी के संदर्भ में आपने देखा हुआ तमाम अर्थशास्त्रियों ने इसकी आलोचना की कि नोटबंदी जो है सफल नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, लेकिन गवर्नमेंट को यही मंजूर था कि भाई नहीं, नोटबंदी करनी है तो करनी है, ठीक है, तो नोटबंदी हुई। तो ऐसे बहुत सारे फैसले हैं, यहाँ पे विशेषज्ञों की राय मायने नहीं रखती, गवर्नमेंट क्या चाह रही है वो मायने रखती है, ठीक है। तो बहुत सारे फैसले चाहे वो उसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़े नेगेटिव पड़े, उससे फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे सरकार की ही चलेगी, ये आप समझ लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के बारे में देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री उनकी मंत्रिपरिषद होती क्या है, ठीक है। अगली हेडिंग है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। देखिए देश में प्रधानमंत्री सबसे बड़ी राजनीतिक संस्था होता है, ठीक है, लिखा गया है, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री का चुनाव जो होता है वो प्रत्यक्ष रूप से चुनकर नहीं आता है, यानी कि राष्ट्रपति जो होता है प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, ये आप नोट कर लेना, ठीक है। इसी में सेकंड सब पॉइंट, राष्ट्रपति क्या करता है कि लोकसभा में जो बहुमत वाली पार्टी होती है या पार्टियों के गठबंधन के नेता को ही यहाँ पर ये प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। गठबंधन से अभिप्राय आप जानते होंगे, कोई जब दो पार्टियां जब यानी पूर्ण रूप से सत्ता में नहीं आ पाती हैं तो अपने गठबंधन करके सत्ता में आने का प्रयास करती हैं, तो गठबंधन कहा जाता है उसे, ठीक है। अब देखिए एक प्रश्न का जवाब मुझे देना था, एक प्रश्न पूछा गया था मुझसे, यानी जब मैं लक्ष्मीकांत पॉलिटी पढ़ा रहा था कि सर जब गठबंधन होता है दो पार्टियों के मध्य, तो क्या वो अपने चुनाव चिन्ह चेंज कर लेती हैं राष्ट्रीय पार्टियां, या फिर कोई नया चिन्ह अपना जारी कर देती हैं। देखिए पहली बात यह है कि गठबंधन जब होता है तो कोई भी पार्टी अपना चुनाव चिन्ह जो है चेंज नहीं करती है, वो ये कर लेती हैं कि जैसे यूपी में 80 विधानसभा की सीटें हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 80 विधानसभा की सीटें हैं। अब यहाँ पर हम मानते हैं यूपी में दो पार्टियों ने गठबंधन किया था, यूपी की जो दो पार्टियां थी,
सपा ने किया था और बसपा ने किया था, यानी कि समाजवादी पार्टी ने किया था और बहुजन समाजवादी पार्टी ने किया था। तो इनमें ये डील ये हुई थी कि 40 सीटों पर हम चुनाव लड़ लेंगे और 40 पे आप चुनाव लड़ लीजिए, बाद में जो जो जितना जीतेगा उसे मर्ज कर देंगे। तो ये यहाँ पर अपने अपने चिन्ह नहीं छोड़ते हैं, अपने अपने जो निशान है वो छोड़ते नहीं है, निशानों को मर्ज नहीं करते हैं कि भाई नया निशान बनाना है, ठीक है, बस बल्कि ये करते हैं कि भाई तय कर लेते हैं हम अपने इस क्षेत्र में लड़ लेंगे, इस क्षेत्र में आप अपना प्रतिनिधि मत उतारना, हम अपने वहाँ वाले क्षेत्र में कर देंगे, वहाँ पर आप अपना प्रतिनिधि मत उतारना, वहाँ पे लोगों को बता देना कि हम दोनों मिले हुए हैं, ठीक है, ताकि आपके समर्थक जो हों, जहां से सपा के लोग खड़े हुए हों वहां सपा वाली पार्टी पे वोट डाल दें, बसपा वाले यहां से खड़े हुए हों तो वहां पे सपा वाले बसपा में वोट डाल दें। तो ये स्थिति होती है, ठीक है। यानी एक स्टूडेंट ने पूछा था मुझसे क्या सर चुनाव चिन्ह चेंज करना जरूरी होता है? चुनाव चिन्ह चेंज करना जरूरी नहीं है और चुनाव चिन्ह चेंज करने का कहीं प्रावधान भी नहीं है, ठीक है। यानी हकीकत में व्यवहारिक में यही चलता आ रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर दूसरी बात यह प्रधानमंत्री का कार्यकाल तय नहीं होता है कि प्रधानमंत्री कब तक अपने पद पर बना रहेगा, ये तय नहीं होता है। वह तब तक अपने पद पर बना रह सकता है जब तक वह पार्टी या गठबंधन का नेता है। सही बात ये है, यानी कि मान लेते हैं जब भी पार्टी या गठबंधन जब भी जितने समय के लिए विधायिका चुनकर आती है उतने समय के लिए उसे अगर समर्थन मिला है तब तक के लिए प्रधानमंत्री अपने जो है अपने पद पर बना रहेगा, ठीक है। अब देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति यहां पर हो गई। प्रधानमंत्री की नियुक्ति बात क्या होता है? प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होती है। ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने के बाद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर दूसरे मंत्रियों की नियुक्ति करता है यहां पर, ठीक है। अब मंत्री कौन होते हैं? मंत्री वही मंत्री होते हैं जो उस पार्टी से या गठबंधन के होते हैं और जिन्हें लोकसभा में बहुमत मिला होता है। तो यहां पर उन्हीं लोगों को यहां पे मंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। मंत्री के नियुक्त करने के लिए एक शर्त और है कि भाई उन्हें संसद के किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। मान लेते हैं कोई व्यक्ति अगर मंत्री के लिए नियुक्त किया जाता है और वो संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के अंदर अंदर दोनों सदनों में से किसी एक की सदस्यता लेनी होती है, यानी मेंबरशिप उसे जो है लेनी पड़ती है। ये आप यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें सब पॉइंट लिख लेना, ठीक है, कि मंत्री अमूमन उस पार्टी या गठबंधन के होते हैं जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल होता है, ठीक है, ठीक है, ये लिख लेना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी में लिख लेना सब पॉइंट कि कभी कभी ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री बनाया जा सकता है संसद का सदस्य ना हो, लेकिन इस स्थिति में मंत्री बनने के लिए 6 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का उसे सदस्य चुना जाना जरूरी है। ये लिख लेना इसमें, ठीक है। ये थर्ड का सेकंड सब पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर मंत्रिपरिषद क्या होता है, यानी मंत्री तो आपने देख लिए, अब मंत्रिपरिषद क्या होता है, ठीक है। यानी मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद ये क्या होता है, ठीक है। यानी मंत्रिपरिषद पहले देखते हैं। मंत्रिपरिषद क्या होती है कि पूरी जो जिसमें मंत्री जो आते हैं, ठीक है, तो उनको उस सरकारी निकाय के नाम जिसमें सारे मंत्री होते हैं उसे मंत्रिपरिषद कहा जाता है। तो यहां लिख लेना अगला पॉइंट, इसमें अब कौन सा पॉइंट आएगा, ये चौथा पॉइंट आएगा कि मंत्रिपरिषद उस निकाय का सरकारी नाम है जिसमें सारे मंत्री होते हैं। इनमें अमूमन विभिन्न स्तरों के 60 से 80 मंत्री होते हैं। अब कौन कौन से स्तर के मंत्री होते हैं? सबसे ऊपर वाले मंत्री जो होते हैं, सबसे मुख्य मंत्री होते हैं कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री जो होते हैं ये प्रमुख मंत्रालयों के मंत्री होते हैं, जैसे रक्षा मंत्रालय हुआ, गृह मंत्रालय हुआ, स्वास्थ्य मंत्रालय हुआ, ठीक है, MHRD हुआ, ठीक है, ये प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं, तो इन्हें कैबिनेट मंत्री की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। यानी कि कभी भी कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिन्हें केंद्र में ध्यान में रखना पड़ता है, जैसे लोगों के स्वास्थ्य का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, ठीक है, रक्षा का मुद्दा है, इन मुद्दों को केंद्र में रखना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर ऐसे लोग चुने जाते हैं कि तत्काल डिसीजन ले सकें, ठीक है। तो इसलिए इन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया गया। यानी ये प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं, ठीक है, और कैबिनेट मंत्री मंत्रिपरिषद के नाम पर फैसले करने के लिए बैठक करते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जो कैबिनेट मंत्री जो प्रमुख मुद्दों के मंत्री बनाए जाते हैं, जैसे मैंने रक्षा के मंत्री बनाए गए, गृह मंत्रालय के बनाए गए, ठीक है, इसके अलावा आपके MHRD के बनाए गए, स्वास्थ्य के बनाए गए, शिक्षा के स्वास्थ्य के बनाए गए, ये तो ये क्या होगा, कैबिनेट मंत्री हैं। तो इनकी एक समूह जो तैयार हुआ, इन मुख्य कैबिनेट मंत्रियों का एक छोटा सा समूह तैयार हुआ, मुख्य समूह तैयार हुआ, उसे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर वही यहाँ पर इसे मंत्रिमंडल भी बोला जाता है कभी कभी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बताया गया यहाँ पर कि मंत्रिपरिषद का शीर्ष समूह होता है, सबसे ऊपर वाला समूह होता है, इसमें करीब 25 मंत्री होते हैं, ठीक है। इसमें करीब कितने मंत्री आते हैं कैबिनेट में, और सबसे ऊपर का समूह है ये शीर्ष का, और 25 मंत्री करीब इसमें आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ मंत्री यहाँ पे सेकंड स्तर पर स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री होते हैं, ठीक है, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री होते हैं, यानी छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। इनका रोल क्या है कि ये जब आमंत्रित किए जाने पर ही ये कैबिनेट की बैठकों में हिस्सा लेते हैं, ठीक है। तीसरे स्तर के मंत्री जो आते हैं वो आते हैं राज्य मंत्री। राज्य मंत्री जो होते हैं अपने विभाग के और कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं और उनकी ये सहायता करते हैं, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये निकल के आती है कि 60 से 80 के बीच का ये मंत्रिपरिषद पूरा तैयार हो गया। अब हर मुद्दे पर जरूरी नहीं है कि भाई पूरा मंत्रिपरिषद एक साथ बैठ के डिसीजन ले पाए, ठीक है, ये जरूरी नहीं होता है। तो इसलिए अधिकांश देशों में क्या होता है, अधिकांश देशों में संसदीय लोकतंत्र को यहाँ पे कहा गया है, संसदीय लोकतंत्र को सरकार का कैबिनेट रूप कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर वही बात दोहराई गई है कि भाई किचन कैबिनेट के रूप में वर्क किया जाता है। किचन कैबिनेट का मतलब ये है कि भाई आपके वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने ये किया कि अपने पाँच या 6 मंत्रालय निकाल लिए, मेन मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय निकाल लिया, गृह मंत्रालय निकाल लिया, स्वास्थ्य मंत्रालय निकाल लिया, ठीक है, MHRD निकाल लिया, 5-6 मंत्रालय निकाल लिए, उन्हें अपनी किचन कैबिनेट बना दी। तो वहां से पूरी सरकार चलती है क्योंकि यही मुद्दे केंद्र में होते हैं, ठीक है। तो वही रीजन बताया गया है कि भाई सभी जो मंत्रिपरिषद है, सभी मंत्री इकट्ठे होकर काम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं कि सबसे ऊपर टॉप प्रायोरिटी पे होते हैं जो मुद्दे, और जिनके वो मंत्री होते हैं, रक्षा वाले मंत्री हैं हमारे, तो उन्हें हम यहाँ पर केंद्र में रखकर उन्हीं के अनुरूप सरकार पर चलाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है, आप लिख लेना, ठीक है, यहाँ पर लिख लेना, यहाँ वही बताया गया, मंत्रियों के नियमित रूप से मिलकर हर बात पर चर्चा करना व्यवहारिक नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगला पॉइंट आप लिख लेना, 5वां पॉइंट आएगा कि चूंकि सारे मंत्रियों के लिए नियमित रूप से मिलकर हर बात पर चर्चा करना व्यवहारिक नहीं है, ठीक है, इसलिए फैसले कैबिनेट बैठकों में ही किए जाते हैं। यानी कैबिनेट मंत्री जो होते हैं वही फैसले लेते हैं। चौथे का सब पॉइंट, इसी वजह से अधिकांश देशों में संसदीय लोकतंत्र को सरकार का कैबिनेट रूप माना जाता है। लेकिन कैबिनेट में भी वही बात है, कैबिनेट में मंत्री जो कैबिनेट मंत्रालय के मंत्री होते हैं, यानी कि यही बात आ जाएगा, लेकिन सबको कैबिनेट के फैसले लेने की जिम्मेदारी होती है, ठीक है। यानी मंत्रियों में जो कैबिनेट मंत्री होते हैं सबको फैसले लेने की जिम्मेदारी होती है, ठीक है। और हर जो फैसले वगैरह होते हैं उन फैसलों की यहाँ पर कोई भी कैबिनेट मंत्री है वो आलोचना नहीं कर सकता है, बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ें बताई गई हैं कि दूसरे मंत्रालय या विभाग का कोई भी हो, वो कोई मंत्री के सरकारी फैसले की खुलेआम आलोचना नहीं कर सकता है। ये सब नीतिगत इनका व्यवहार होता है। तो ये बात आप जानते हैं, लिखवाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि भाई 5वां पॉइंट लिख लेना कि हर मंत्रालय में सचिव होते हैं जो नौकरशाह होते हैं। यानी हर मंत्रालय, जो भी मंत्रिपरिषद के जो मंत्रालय बनाए गए हैं उनमें कौन होते हैं, सचिव होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये सचिव फैसला करने के लिए मंत्री को जरूरी सूचना मुहैया करवाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर टीम के रूप में कैबिनेट की मदद के लिए भी कैबिनेट सचिवालय होता है। यानी कैबिनेट मंत्रियों की मदद के लिए यहाँ पर क्या है, एक अलग से कैबिनेट सचिवालय बनाया गया है। ये 5वें का सब पॉइंट आप नोट कर लेना। तो ऐसे करके तो आपने यहाँ पर देख लिया, प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद देख ली, कैसे नियुक्त की जाती है, क्या होता है, आपने पूरा प्रोसेस देख लिया। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री के अधिकार। अब देखिए एक कार्टून है, 1970 के दशक का कार्टून है, इंदिरा गांधी सरकार पे बना हुआ कार्टून है, देख लेते हैं कार्टून। इसमें दिखाया गया है कि भाई इंदिरा गांधी सबसे ऊपर बहुत बड़े रोल में दिखाई गई है और बाद बाकी मंत्रिपरिषद बहुत छोटी दिखाई गई है। यानी कहने का मतलब ये है कि इंदिरा गांधी ने यहाँ पर एक डिक्टेटर की यानी तानाशाह की एक भूमिका निभाई थी, ठीक है। तो ऐसा बहुत सी सरकारों में हुआ है कि भाई जो प्रधानमंत्री मान लो एक उसका व्यक्तित्व बहुत ज़्यादा ऊंचा है या देश की जनता उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती है, तो अक्सर प्रधानमंत्री जो होती हैं अपनी चलाने की कोशिश करते हैं। जैसे बहुत सारे प्रधानमंत्रियों का जिक्र आप जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू हुई, इंदिरा गांधी हुई, ठीक है, वर्तमान सरकार हुई। तो वर्तमान सरकार में भी मालूम है जो प्रधानमंत्री जी को कि भाई हमारी लोकप्रियता सबसे ज़्यादा है, तो इस वजह से वो भी पूरा फैसला जो होता है उनका भी रोल इसी प्रकार का है, सबसे बड़े आज वही हैं, यानी वन मैन इन आर्मी वाला, ठीक है। तो ये हकीकत है लोकतंत्र की, यानी इसमें आप झुठला नहीं सकते हैं। जिसकी लोकप्रियता ज़्यादा होती है फिर वो अपने अनुरूप पूरी सरकार चलाने की कोशिश करता है, ठीक है। उसमें आपके मंत्रिपरिषद का क्या मतलब योगदान है, मंत्रिपरिषद क्या चाह रही है, वो फिर मैटर नहीं, उनके लिए वो मैटर नहीं रह जाता, वो उसे नहीं देखते हैं। तो वही बात यहाँ पे दोहराई गई है कि भाई यहाँ पर वही था, इंदिरा गांधी उस समय वन मैन इन आर्मी थी, वही जो चाह रही थी वही हो रहा था, मंत्रिपरिषद केवल मूक दर्शक बनी देखती रह जाती थी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप जानते हैं ऑलरेडी, ठीक है, इस कार्टून के माध्यम से आपके माइंड में क्लियर भी हो गई होंगी, ठीक है। तो अगली हेडिंग आपकी यही है, प्रधानमंत्री के अधिकार क्या है। देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री के व्यापक अधिकार हैं, सरकार प्रमुख के नाते प्रधानमंत्री के व्यापक अधिकार होते हैं, ठीक है। वैसे तो इनके अधिकारों का कहीं वर्णन नहीं किया गया है, यानी कि इनके अधिकारों के बारे में कोई वर्णन नहीं है, लेकिन सरकार के प्रमुख के नाते प्रधानमंत्री के व्यापक अधिकार होते हैं। वह कैबिनेट बैठकों की अध्यक्षता करता है, ठीक है। इसके अलावा विभिन्न विभागों के कार्यों का समन्वय करता है, वो लिख लेना इसमें पहले का सब पॉइंट, वह विभिन्न विभागों कार्यों का समन्वय और करता है, विभागों के विवाद करता है, ठीक है। और विभागों के विवाद के मामले में उसका निर्णय अंतिम माना जाता है, ठीक है। इसी में सेकंड सब पॉइंट कि सारे मंत्री जो है उसी के नेतृत्व में काम करते हैं। थर्ड सब पॉइंट इसमें वह किसी मंत्री को बर्खास्त करने का अधिकार भी उसे होता है,
ठीक है, यानी किसी मंत्री को बर्खास्त करना चाहता है तो वो बर्खास्त भी कर सकता है उसे। दूसरी बात यह है कि जब प्रधानमंत्री अपना पद पर छोड़ देता है तो उसका पूरा मंत्रिमंडल उसे इस्तीफा देना होता है। ये नोट कर लेना सेकंड पॉइंट में, ठीक है। अब इसके अलावा आप ये बात जानते हैं कि भाई कैबिनेट की अध्यक्षता कर रहा है तो सबसे प्रभावशाली व्यक्ति कैबिनेट में कौन होगा? प्रधानमंत्री ही होगा। तो यहां पर वही बात है कि भारत में कैबिनेट सबसे अधिक प्रभावशाली संस्था है, तो कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति कौन होता है? अपने यहाँ प्रधानमंत्री होता है। थर्ड पॉइंट आप ये नोट कर लेना, ठीक है। अब देखिए हमारे यहाँ जो प्रधानमंत्री का अधिकार इतना ज़्यादा असीमित है, तो उस वजह से यहाँ पर बताया गया है कि भाई कभी कभी लोकतंत्र में सरकार का, यानी लोकतंत्र को कभी कभी सरकार का प्रधानमंत्री रूप भी कहा जाने लगा है। तो ये सब बातें आप जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा मीडिया की भूमिका नहीं बताई गई है कि मीडिया राजनीति और चुनाव को पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा के रूप में पेश करके रुझान में अपना योगदान करती है, ठीक है। मीडिया का रोल बताया गया है, तो आप ये बात जानते होंगे मीडिया के बारे में, तो नोट करके से लिख लेना मीडिया का रोल, ठीक है, कि मीडिया क्या करती है? राजनीति और चुनाव को पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा करके पेश करके इसमें अपने रुझान प्रस्तुत करती है, ठीक है। अब देखिए भारत में वही प्रधानमंत्रियों का जिक्र किया गया। कुछ प्रधानमंत्री भारत में ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने असीमित अधिकार का प्रयोग किया, जैसे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, इंदिरा गांधी, यानी अपने कैबिनेट सहयोगियों की बात नहीं मानी, यानी कैबिनेट सहयोगियों से ज़्यादा प्रभावशाली थी। वर्तमान में आपकी मोदी सरकार, यानी आप जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकप्रियता भी इन तीनों व्यक्तियों में गिनी जाती है, ठीक है। यानी प्रधानमंत्री मोदी जी भी वही है, यानी कि हमें जो करना है वो करना है, तो वही चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप जानते भी हैं इन सब के बारे में ऑलरेडी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि कुछ वर्षों में ये ऐसा कब होता है, यानी कि जो आपने देखा डिक्टेटरशिप, जो अपना तानाशाही वाला या फिर कैबिनेट की बात ना सुनने वाला, ये वाकया कब होता है? ये वाकया तब होता है जब सरकार पूर्ण बहुमत में होती है। सरकार पूर्ण बहुमत में जब होती है तब ये ऐसा वाकया होता है। बहुत बार क्या होता है कि जब गठबंधन की सरकार बनती है तब वहां पर वो अपनी मनमर्जी से फैसले नहीं ले सकते हैं। प्रधानमंत्री जब गठबंधन सरकार का प्रधानमंत्री बनेगा तो प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से फैसले नहीं कर सकता है, उसे अपनी पार्टी के भीतर विभिन्न समूहों और गठबंधनों की साझेदारी के अनुरूप ही कार्य करना होता है। तो कहीं ना कहीं गठबंधन की सरकार ने प्रधानमंत्री की मनमर्जी को यहाँ पर सीमित करने का प्रयास किया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगला पॉइंट आप लिख लेना, यहाँ पर चौथा पॉइंट, ठीक है, कि गठबंधन सरकार का प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से फैसले नहीं कर सकता, उसे अपनी पार्टी के भीतर विभिन्न सदस्यों और गुटों के साथ गठबंधन के साझेदारों की राय भी माननी होती है। ये लिख लेना आप, ठीक है। अब चलिए आगे अगली हेडिंग आती है राष्ट्रपति। देखिए अगर राष्ट्रपति की बात कर लें तो जैसे कि हमारा प्रधानमंत्री जो होता है सरकार का प्रमुख होता है, वहीं राष्ट्रपति जो होता है वो राष्ट्र का अध्यक्ष होता है। देखिए एक सिंपल वे में राष्ट्रपति का रोल हम जान सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे घर में हमारे पिताजी होते हैं और पिताजी के अलावा उनके पिताजी भी होते हैं, यानी हमारे दादाजी होते हैं। एक तरफ तो हमारे पिता होते हैं और एक तरफ तो दूसरी तरफ हमारे होते हैं दादाजी होते हैं। आपने देखा होगा एक उम्र के बाद जो होता है एक व्यक्ति रिटायर हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो मुख्य कार्यकर्ता जो घर में होता है पिता होता है, ठीक है। दादा क्या करते हैं? केवल और केवल अपने घर की देखभाल, घर में जो मुख्य नीतियाँ हैं, सलाह मशवरा है, उनमें उनका रोल होता है, ठीक है, क्योंकि घर के सबसे बड़े बुजुर्ग हैं तो उनकी सलाह लेना जरूरी है। तो वही यहाँ पर भी होता है। यहाँ पर हमारे यहाँ राष्ट्रपति का पद एक, जैसे हमने ब्रिटेन की महारानी है तो एक अलंकारिक तौर पर रख दिया है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो मुख्य करने वाला व्यक्ति है वो तो प्रधानमंत्री है, लेकिन हमने जैसे एक घर की व्यवस्था होती है, घर की व्यवस्था में क्या होता है कि आपने देखा होगा घर अगर संयुक्त परिवार है, संयुक्त परिवार में तो ग्रैंड पेरेंट्स जो है हमारे, यानी दादा दादी जो है, उन्हीं के नाम से बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। चाहे प्रॉपर्टी संबंधित कोई मामले हो या फिर कोई शादी ब्याह फंक्शन हो तो उन्हें सबसे पहले दर्शाया जाता है कि भाई फलाने का ये बेटा है, फलाने के बेटे हैं ये, ठीक है। तो शादी वगैरह कार्ड वगैरह उनका नाम छपता है पहले। तो वही व्यवस्था यहाँ पर है, यानी हमने एक सम्मान देने के लिए एक अलंकारिक तौर पर यहाँ पर राष्ट्रपति को राष्ट्राध्यक्ष कह दिया है, ठीक है, राष्ट्राध्यक्ष का पद रख दिया है। तो यहाँ पर आप पहला पॉइंट लिख लेना कि जहाँ प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है वहीं राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है, ठीक है। और इसी में सब पॉइंट हमारी राजनीतिक व्यवस्था में, ठीक है, ये राष्ट्राध्यक्ष जो है केवल नाम के अधिकारों का प्रयोग करता है। इसके अलावा भारत का जो राष्ट्रपति वाला पद है ये ब्रिटेन की महारानी की तरह होता है, यानी ब्रिटेन की महारानी की तरह होता है। इसका काम अलंकारिक अधिक होता है। अलंकारिक का मतलब केवल ब्रिटेन की महारानी है केवल, ठीक है, यानी केवल साइन मात्र करने मात्र के लिए होता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए राष्ट्रपति करता क्या है। राष्ट्रपति देश की सभी जो राजनीतिक संस्थाएं हैं इनके काम की निगरानी करता है ताकि वो जो है मिलजुल कर काम कर सकें।
अब देखिए राष्ट्रपति के चयन की बात होती है। राष्ट्रपति का चयन जो होता है प्रत्यक्ष रूप से जनता नहीं करती है। इसके चयन जो है संसद सदस्य और राज्य की विधानसभा के सदस्य उसे चुनते हैं। ये आप थर्ड पॉइंट आप नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये बात तय हो जाती है भाई, पहली बात यह है राष्ट्रपति पद को प्रत्याशी को चुनाव जीतने के लिए बहुमत हासिल करना होता है, यानी कि पूरे राष्ट्र का लगभग प्रतिनिधित्व मिल जाता है। लेकिन वह प्रत्यक्ष जनादेश का दावा नहीं कर सकता, क्योंकि जनादेश का मतलब ये होता है कि भाई डायरेक्ट जनता नहीं चुनती है तो डायरेक्ट जनता के लिए पर जवाबदेही भी नहीं है। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति कहने मात्र के लिए केवल और केवल कार्यपालक की भूमिका निभाता है। वास्तविक कार्यपालक कौन होता है? प्रधानमंत्री ही होता है। ठीक है, ये आप यहाँ पर लिखना, राष्ट्रपति कहने मात्र के लिए कार्यपालक की भूमिका निभाता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ लोग सोचते होंगे राष्ट्रपति कुछ नहीं करता है, क्या नहीं करता है। अब देखिए अगर देखा जाए तो हमारे संविधान में जो हमारे देश में जो भी गतिविधियां संचालित होती हैं वो राष्ट्रपति के नाम से ही संचालित होती हैं। तो चौथा पॉइंट यहाँ लिख लेना हमारे यहाँ कि सारी सरकारी गतिविधियां राष्ट्रपति के नाम पर ही होती हैं और सारे कानून और सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसले जो है वो उसी के नाम से जारी होते हैं। इसके अलावा उसके कुछ अधिकार भी हैं राष्ट्रपति के, जैसे 5वां पॉइंट यहाँ नोट कर लेना, वह भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के और राज्य उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, राज्यपालों और चुनाव आयुक्त, दूसरे देशों में राजदूतों आदि को वो नियुक्त करता है। ठीक है, इसके अलावा 6वां पॉइंट नोट कर लेना, जो आपकी सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियां समझौते होते हैं ये राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं। और 7वां पॉइंट बहुत बार पूछा गया है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 7वां पॉइंट, ये भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर होता है, यानी राष्ट्रपति जो होता है तीनों सेनाओं का सर्वोच्च प्रमुख होता है, सबसे प्रमुख होता है। ये सबसे हर बार पूछा जाता है ये। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर बात बताई गई है कि राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह लेता है या नहीं लेता है। देखिए राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना काम नहीं कर सकता है, यानी कभी कभी बार अगर सहमत नहीं है तो पुनर्विचार के लिए याचिका वापस भेज देगा, लेकिन उसे मना नहीं कर सकता वो, यानी उसे मानने के लिए वो बाध्य है कहा जाए तो यहाँ पर 8वां पॉइंट आप लिख लेना कि राष्ट्रपति अधिकारों का इस्तेमाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। ठीक है, यानी इसी में सब पॉइंट लिख लेना, राष्ट्रपति इसमें लिख लेना राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को अपनी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है, लेकिन दोबारा वही सलाह मिलती है तो उसे मानने के लिए वह बाध्य होता है। ठीक है, ये 8वें का सब पॉइंट आप लिख लेना। अब आप समझ गए होंगे कि राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही किसी कानून को यहाँ पर मंजूरी मिलती है, वो आप पहले ही आप जान चुके हैं, तो आपने यहाँ पर सब चीज़ें देख ली हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर राष्ट्रपति के बारे में सब बहुत सी चीज़ें आपने यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं, यहाँ पर बहुत सी चीज़ें यहाँ पर देख ली हैं। अब आपने ये तो यहाँ पर पढ़ लिया कि भाई राष्ट्रपति का रोल यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, राष्ट्रपति केवल सीमित रोल है यहाँ पर, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति की ज़रूरत क्या है? यहाँ पर राष्ट्रपति की ज़रूरत क्या है? एक ज़रूरत है केवल, यहाँ पर केवल एनसीईआरटी वालों ने केवल इनका एक मतलब बताया है और एक ही ज़रूरत दिखाई दे रही है कि भाई वो अपने विवेक का प्रयोग करके प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। ये इन्होंने सबसे बड़ी जरूरत दिखाई है राष्ट्रपति की, यानी कि हमारे यहाँ तो वर्तमान में 5 लाख से ज़्यादा सैलरी दी जा रही है, वो केवल इस बात की दी जा रही है कि भाई राष्ट्रपति जो है अपने विवेक से प्रधानमंत्री को नियुक्त कर रहा है, इस बात के लिए दी जा रही है। ठीक है, बाद बाकी कोई रोल नहीं है, यानी ये एनसीईआरटी वाले खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब जैसे कैसे है कि एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो प्रधानमंत्री स्वविवेक से करनी चाहिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति, यही इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये देखता है कि भाई लोकसभा में बहुमत किसे मिला हुआ है, या फिर बहुमत नहीं मिला है तो गठबंधन वाली पार्टी का नेता कौन सही रहेगा जो गठबंधन का बहुमत हासिल कर ले। ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या करता है? अपने यानी विवेक से काम करता है और अपने विवेक से किसी एक व्यक्ति को लोकसभा का प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है, उसे टाइम ड्यूरेशन देता है, उस टाइम ड्यूरेशन में उसे बहुमत जुटाना होता है। ठीक है, तो ये एक रोल बताया गया है कि भाई प्रधानमंत्री की नियुक्त करने वाला, तो ये अपने विवेक पर करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति अपने विवेक पर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगला पॉइंट आप लिख लेना, एक महत्वपूर्ण चीज यानी कि यहाँ पर लिख लेना कि राष्ट्रपति, ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति स्वविवेक से करता है। ठीक है, इसी में सब पॉइंट, उसे लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना होता है। ठीक है, यहां पर आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर राष्ट्रपति के बारे में आपने मुख्य तथ्य जान लिए। अब राष्ट्रपति प्रणाली, हमारे यहाँ तो खैर राष्ट्रपति प्रणाली प्रमुख नहीं है, हमारे यहाँ तो केवल नाम का है राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष के रूप में नाम का है। मुख्य कार्यपालक तो हमारे यहाँ कौन है? प्रधानमंत्री ही है। ये बात आपने ऊपर लिख भी ली है। ठीक है,
यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि दुनिया में हर जगह राष्ट्रपति भारत की तरह औपचारिक शासनाध्यक्ष नहीं होता है। दुनिया के देशों में वो राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष भी होता है और सरकार का मुखिया भी होता है। जैसे अमेरिका के संविधान के बारे में बताया गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति का जाना माना उदाहरण है, उसका चुनाव लोग डायरेक्ट करते हैं, जबकि हमारे राष्ट्रपति चुनाव डायरेक्ट नहीं होता है। इसके अलावा वह अपनी मंत्रियों का चुनाव और नियुक्त खुद करता है। कानून बनाने का काम अभी भी विधायिका, और अमेरिका में उसे कांग्रेस कहा जाता है, वह करती है। और राष्ट्रपति को किसी भी कानून को वीटो अधिकार से रोक सकता है, जबकि हमारे यहाँ राष्ट्रपति को वीटो अधिकार नहीं है किसी कानून को रोकने का। ठीक है, राष्ट्रपति को एंड में अपनी सहमति देनी पड़ती है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर ये कही गई है कि राष्ट्रपति बनने के बाद, यहाँ पे अमेरिका के बारे में बताया जाए, अमेरिका का भारत से कंपेयर किया जाता है। राष्ट्रपति बनने के बाद उसे कांग्रेस के बहुमत के समर्थन की जरूरत नहीं होती और ना ही वह उसके प्रति उत्तरदायी होता है, जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति पूरा कामकाज जो करता है वो मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है, साफ साफ लिखा है, और मंत्रिपरिषद की सलाह मानना उसके लिए बाध्यकारी होता है। ये राष्ट्रपति अपनी मर्जी नहीं चला सकता है। इसके अलावा इनका जो कार्यकाल है, अपने यहाँ कितना होता है, 5 साल का होता है कार्यकाल राष्ट्रपति का, इनका कार्यकाल कितना होता है, 4 साल का होता है। ठीक है, तो ये कुछ अमेरिकी मॉडल है, ये अमेरिकी मॉडल है। हमने ब्रिटेन वाली राष्ट्रपति मॉडल प्रणाली को अपने यहाँ अपनाया है। तो ये कंपेयर किया गया है अमेरिका के राष्ट्रपति प्रणाली को भारत के राष्ट्रपति प्रणाली से। ठीक है, लिखना नहीं है, समझ गए होंगे आप लोग। अब बात करते हैं अगला स्तंभ जो है हमारे यहाँ संस्था के रूप में, ये है हमारी न्यायपालिका, कि वास्तव में न्यायपालिका का क्या रोल है, न्यायपालिका कैसे काम करती है। अब देखिए, बात अगर की जाए न्यायपालिका की, तो न्यायपालिका हमारे यहाँ इसका रोल अहम है। जैसे आपने ऊपर देखा कि 1989 में जो फैसला लिया गया कि मंडल आयोग की कमीशन की रिपोर्ट लागू करने का फैसला लिया गया, और वो फैसला लागू कर भी दिया गया। उसके बाद देश में बहुत हल्ला, यानी बहुत ज़्यादा जो है अशांति फैली। काफ़ी लोग सुप्रीम कोर्ट वगैरह गए, उन्हें लगा कि भाई ये अधिकारों का हनन हो रहा है इसके जरिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने एंड में उस पर अपना डिसीजन दिया। तो यहाँ पर वही बात बताई गई है कि मान लेते हैं, कंडीशन यहाँ पर क्रिएट की गई है, सर्वोच्च न्यायालय नहीं होता देश में। ठीक है, इसके अलावा उसकी कार्रवाइयाँ जो है सरकार की कार्रवाइयाँ, सरकार की नीतियों का मूल्यांकन करने का अधिकार नहीं होता, या फिर वह सरकार से स्वतंत्र नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में क्या होता, जब मान लीजिए न्यायपालिका सरकार से स्वतंत्र नहीं होगी, सरकार के अधीन होगी, तो क्या वो निष्पक्ष फैसले सुना पाएगी? नहीं सुना पाएगी। ये बात यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात ये थी, हमारे यहाँ संविधान निर्माताओं को ये मालूम था कि न्यायपालिका तभी स्वतंत्र रूप से कार्य कर पाएगी जब उसे स्वतंत्र रखा जाएगा, किसी के दबाव में नहीं रखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही है, यहाँ पर पहला पॉइंट कि लोकतंत्रों के लिए स्वतंत्र और प्रभावशाली न्यायपालिका की जरूरी माना जाता है। ठीक है, और देश के विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है, न्यायपालिका कहा जाता है। देखिए, ये पॉइंट हटा देना, यहीं से लिख लेना पहला पॉइंट कि देश के विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पर सेकंड पॉइंट, भारतीय न्यायपालिका में पूरे देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों में उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और स्थानीय स्तर पर न्यायालय होते हैं। देखिए, भारत में जो न्यायपालिका का स्वरूप है वो एकीकृत है। एकीकृत का मतलब ये, सर्वोच्च न्यायालय का जो डिसीजन होगा, यानी सब उसका पालन करेंगे। ये सर्वोच्च न्यायालय जो है देश का न्यायिक प्रशासन नियंत्रित करता है। सर्वोच्च न्यायालय जो होगा वही हाई कोर्ट्स के लिए गाइडलाइन, और जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, उनके लिए गाइडलाइन वही तैयार करता है। तो ये हमारे न्यायपालिका का एकीकृत स्वरूप है। ठीक है, यानी यूएसए की तरह नहीं है कि वहाँ पर स्टेट की फेडरल कोर्ट अलग है, यानी कि स्टेट के कोर्ट अलग हैं, यानी इसके अलावा संघ के कोर्ट अलग हैं वहाँ पर। ठीक है, वो वहाँ पर अलग कानून है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। ठीक है, यानी हमारे यहाँ एकीकृत कानून है केवल। तो आपने ये नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर किन किन मामलों की सुनवाई कर सकता है, यानी किसी भी विवाद की सुनवाई कर सकता है। 3-4 तरह के मामले बताए गए। देश के नागरिकों के बीच कोई मामला है, नागरिकों और सरकार के बीच कोई मामला है, इसकी सुनवाई कर सकता है। 2 या 2 से राज्यों से अधिक राज्यों के बीच मामला है, जैसे कोई नदी जल विवाद वाला मामला है, या फिर केंद्र राज्य के मध्य मामला है। तो 4 तरह के मूल तरह इसके सामने मामले आते हैं जिनकी यह सुनवाई करता है। ठीक है, यह आपने लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए, यहाँ पर ये जो है, आप ये बात जानते हैं, ये फौजदारी और दीवानी मामले जो होते हैं, यानी फौजदारी वही है, मर्डर वगैरह, हत्या वगैरह, इन सब से जुड़े हुए मामले होते हैं। दीवानी का मतलब होता है लेन देन, यानी पैसे से जुड़े हुए मामले हैं। तो इनके मामले में अपील के लिए सर्वोच्च संस्था भी यही होती है। इसके अलावा उच्च मामलों, जो उच्च न्यायालय वगैरह हैं, उनके फैसलों के खिलाफ भी यही सुनवाई करता है। तो ये लिख लेना, यह फौजदारी और दीवानी मामले में अपील के लिए सर्वोच्च संस्था है, और यह उच्च न्यायालयों के लिए फैसलों के खिलाफ भी सुनवाई कर सकता है। अब देखिए, ये स्वतंत्र है, यानी न्यायपालिका हमारी स्वतंत्रता है, स्वतंत्र है, ये विधायिका कार्यपालिका के नियंत्रण में नहीं है। 5वां पॉइंट यहाँ लिख लेना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब हमारे यहाँ क्या है कि यह विधायिका और कार्यपालिका के नियंत्रण में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमारे यहाँ बताया गया है कि यहाँ पर जो राष्ट्रपति है, हमारे यहाँ राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को प्रधानमंत्री की सलाह पर
और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को के मशवरे से नियुक्त करता है। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को प्रधानमंत्री की सलाह पर, ठीक है, इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को के मशवरे से इन्हें नियुक्त करता है। यानी कि राष्ट्रपति को अगर हाई कोर्ट्स और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के जो हाई कोर्ट्स वगैरह के जो न्यायाधीश वगैरह हैं इन्हें नियुक्त करना है तो प्रधानमंत्री की सलाह लेगा, और सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है इसकी सलाह लेगा। अगर व्यवहारिक तौर पर अब व्यवस्था अगर देखें, व्यवहारिक तौर पर अब क्या व्यवस्था है, यानी पहले से तो व्यवस्था ये थी, व्यवहारिक तौर पर अब इस व्यवस्था में न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश हैं, ठीक है, यानी न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश हैं, वो सर्वोच्च न्यायालय के और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को चुनते हैं। अब व्यवहार में व्यवस्था है, प्रधानमंत्री का रोल नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री का होता है रोल। आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश जो है वही मोस्टली सीजेआई बनते हैं। तो यहां पर अगला पॉइंट आप लिख लेना, सातवां पॉइंट कि सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश अमूमन मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं। अब देखिए इन्हें हटाने की प्रक्रिया वही है, इम्पीचमेंट इनका आसान नहीं है। यानी एक बार कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर पहुंच जाए तो उसे हटाना इतना आसान नहीं होता है। अगर मान लीजिए किसी बात में कदाचार के रूप में हटाना पड़े, ठीक है, तो उसके लिए किसी भी न्यायाधीश को संसद में दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव करके हटाया जा सकता है। देखिए भारतीय लोकतंत्र में केवल एक बार ये कंडीशन क्रिएट हुई थी एक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ, लेकिन वो हुआ नहीं एंड में, ठीक है। तो अब तक ऐसी प्रक्रिया हमारे यहाँ नहीं हुई है और आशा करते हैं भविष्य में भी ऐसा कुछ ना हो कि भाई सुप्रीम कोर्ट के कोई किसी न्यायाधीश को इम्पीचमेंट के आधार पर हटाया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ऐसा होता है तो ये देश की गरिमा जो है वो धूमिल हो जाएगी, ठीक है, गरिमा पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। तो ऐसा ना हो, हम लोग तो यही आशा करते हैं। तो अब तक वैसे हुआ नहीं है, 8वां पॉइंट यही है। और बताया गया तरीका बताया गया अगर हटाना होगा तो क्या है, 2/3 बहुमत, दोनों सदनों से अलग अलग 2/3 बहुमत पर अविश्वास प्रस्ताव पारित करके इसे हटाया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो यहाँ पर है सर्वोच्च न्यायालय को और उच्च न्यायालयों को देश के संविधान की व्याख्या का अधिकार होता है। यानी बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं, मामले होते हैं संविधान के संदर्भ में जिसकी व्याख्या स्पष्ट नहीं होती है, तो उन वर्ड्स की ये व्याख्या करता है। इसके अलावा कोई कानून है, देश के संबंध में कोई कानून है, तो उसको अगर चुनौती दी जाती है, संवैधानिक वैधता के रूप में चुनौती दी जाती है, तो संवैधानिक वैधता तय करता है। यानी इसे न्यायिक समीक्षा के रूप में जाना जाता है। जैसे आपने देखा होगा ऊपर जो कानून था, तो उस कानून के खिलाफ कुछ लोग इंदिरा साहनी बनाम राज्य सरकार, यानी इंदिरा साहनी बनाम केंद्र सरकार का जो मामला था, ठीक है, तो उसके खिलाफ लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें पूरा तय किया। तो कहीं ना कहीं न्यायिक समीक्षा थी, एक तरह से सरकार के जो नया जो रूल है उसकी न्यायिक समीक्षा ही थी वो। तो यहाँ पर 10वां पॉइंट लिख लेना, किसी कानून या कार्यपालिका की कार्रवाई को चुनौती मिलती है तो वो उसकी संवैधानिक जो है वैधता तय करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, न्यायिक समीक्षा कहते हैं, ठीक है। अब देखिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह तय कर दिया है कि संसद जो है संविधान के मूलभूत सिद्धांतों को बदल नहीं सकती। यानी मूलभूत ढांचा जो संविधान का है उसे यह परिवर्तित नहीं कर सकती है। और ये कमेंट में आपको बताना है किस मामले में ये बात कही गई थी, कौन सा मामला था जिसमें ये बात कही गई थी कि संसद जो है वो संविधान के मूलभूत ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकती। कौन सा मामला है, इस मामले के बारे में पढ़ चुके हैं तो कमेंट में आप बताएंगे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। और इसके अलावा आपको पता होगा कि भारतीय न्यायपालिका जो होती है आपके मौलिक अधिकार जो है फंडामेंटल राइट्स हैं उनके रक्षक के रूप में ये क्षमता प्रदान करते हैं। ये बात आप ऑलरेडी जानते हैं। तो ऐसे करके आपकी जो है न्यायपालिका का अहम रोल है। अब देखिए यहाँ पर दूसरी बात बताई गई है 12वें पॉइंट में कि सरकार की कार्रवाइयों से अगर मान लीजिए किसी जनहित को ठेस पहुंचने में कोई भी अदालत जा सकता है, सरकारी कार्रवाई है उससे किसी जनता को यहाँ पर नुकसान हो रहा है तो वो व्यक्ति जनता के लिए जा सकता है और इसे हम क्या कहते हैं, जनहित याचिका कहते हैं, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं न्यायपालिका जो है भ्रष्टाचार रोकने में भी लगाम लगाता है, शक्ति के दुरुपयोग पर भी लगाम लगाता है, हस्तक्षेप करने का अधिकार है ऐसे, लेकिन एक लिमिट में, हद से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसे करके आपने सारे अधिकार देख लिए, सब कुछ देख लिए। तो ऐसे करके ये आज का जो चैप्टर है आज का आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। देखिए चैप्टर काफ़ी लेंथी था लेकिन यहाँ पर मैंने पूरा कर दिया आपके लिए। आप लोग परेशान बिल्कुल ना हो, आपको प्रॉपर पेमेंट लेक्चर मिल जाएंगे। देखिए चूंकि हमारे यहाँ अभी साथ साथ अभी इस चैनल पर आपके देखिए ज्योग्राफी वाला कंटेंट भी चल रहा है और ये भी चल रहा है और दोनों कंटेंट ही बहुत बड़े हैं। यानी एक एक वीडियो रिकॉर्ड करने में पूरा समय निकल जाता है मेरा। लगभग 1.5 घंटे के वीडियो, 1 से 1.5 घंटे के वीडियो होते हैं तो उसमें फिर दूसरा वीडियो 1 से 1.5 घंटे वाला रिकॉर्ड नहीं हो पाता है, तो इसलिए गैपिंग के साथ वीडियो आ रहे हैं। यानी एक दिन ज्योग्राफी का आ जाता है तो एक दिन पॉलिटी का आ रहा है। तो आप लोग परेशान ना हो, आपको जो लेक्चर है वो प्रॉपर में मिलेंगे। ऐसा नहीं है मैं कहीं छोड़ के भाग गया हूँ, छोड़ के नहीं गया हूँ, आपको प्रॉपर में लेक्चर मिलेंगे। तो चलिए आज के लिए बस नहीं। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। देखिए आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करते रहिए। इसके अलावा चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें,
ठीक है, यानी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर नहीं करते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। तो चलिए आज के इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।